मैं आपको कोई मैसेज भेजता हूँ तो कोई उसको पढ़ रहा है, व्हाट्सएप सिक्योर है। एप्पल iOS इज अपेरेंटली मोर सिक्योर देन एंड्रॉइड सिस्टम्स। ये कोई मिथ है या रियलिटी भी है? कोई दहशतगर्द तंजीम कल को ये फैसला करे कि वो क्लाउड सिस्टम्स को बिठा दे तो दुनिया का पहिया जाम हो जाएगा। फायरवॉल आपको ये कैपेबिलिटी देती है कि अब यूट्यूब को तो आने दें लेकिन उस वीडियो को रोक दें। क्या इसराइल इस स्फीयर का सबसे बड़ा बदमाश है? ये वो प्रॉक्सी वॉर्स हैं जो आपके लिए इनविजिबल है। कह नहीं सकते कि ये वाला मैटर किसने किया है। टेक्नोलॉजी का भी कोई मीर जाफर होता है। सिस्टम इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं, एआई बेस्ड हैं, थर्मल एनालिसिस अंडर द बंकर भी कर लेते हैं। अगर आप मौजूद ही नहीं है तो जिसने उसको बनाया है बयानिया तो उसका ही चलेगा। दुनिया की बड़ी बड़ी लीडरशिप्स की बात करूं, उनके व्हाट्सएप हैक हो जाता है। हाँ यार। इसीलिए कहते हैं ना कि क्लाउड पे आप कभी भी अपना सेंसिटिव डेटा ना डालें। दुनिया में अगर माइक्रोसॉफ्ट बंद हो जाए ना तो 70% ऑफ द साइबर इंसिडेंट भी बंद हो जाए। यूट्यूब को आपने खत लिखना और यूट्यूब को इंडिया ने खत लिखने में बहुत फर्क है सर। सुनता है उनकी। अभी ईरान जंग शुरू होने के बाद एक दिन मैं ऐसे ही सहरी से पहले घर में बैठा हुआ था तो मेरे दिमाग में अचानक ख्याल आया, अजीब एक मुझे पैरानोया सा हुआ कि अगर इसराइल इस वक्त चाहे, अगर इरादा कर ले कि मुझे फरहान गौर मलिक का फ़ोन हैक करना है और मुझे जानना है कि वो कहाँ है, वो क्या मैसेज कर रहा है, किससे बात कर रहा है, क्या सोच रहा है, नोट्स में क्या लिख रहा है, तो क्या इसराइल ये सब कुछ जान सकता है? तो मुझे ये पता चला कि ऐसा बिल्कुल मुमकिन है कि अगर इसराइल मुझे एज अ टारगेट इस वक्त पिन पॉइंट कर ले तो बड़ी आसानी तक मेरी हर चीज़ को पकड़ सकता है। अब इस ख्याल ने मुझे बड़ी बुरी तरह खौफजदा कर दिया। मुझे ना ऐसा एहसास हुआ कि जैसे आप एक पूरे सबके सामने हर चीज़ एक्सपोज्ड है आपकी, हमारी हर चीज़ सबके सामने, हमको बज़ाहिर लग रहा है हमने पासवर्ड लगाए हुए हैं, इनक्रिप्टेड है, ये है, वो है, लेकिन हम एक्सपोज्ड हैं। और फिर इसी टॉपिक पे बात करने के लिए मैंने उसी वक्त मैं फ़ौरन बैठा, मैंने लिंक्डइन पे पोस्ट डाली क्योंकि मेरे हल्क़ा अहबाब में मुझे कोई ऐसी शख्सियत नज़र नहीं आ रही थी जो इस साइबर सिक्योरिटी के टॉपिक के ऊपर मैं जिसको इनवाइट कर सकूं रफ्तार नाउ पे। मैंने लिंक्डइन पे पोस्ट डाली, यकीन कीजिए कोई 30-40 हज़ार लोगों की रीच हो गई उसकी, कोई 300-400 कमेंट्स हैं, लेकिन उसमें एक नाम बार बार लोगों ने कमेंट्स में लिखा और वो नाम था सैयद अब्दुल कादिर का। तो मैंने कोशिश की है कि आज सैयद अब्दुल कादिर साहब को अपने सामने बिठाऊं और उनसे पूछूं कि हाउ एक्सपोज वी ऑल रियली आर। But before that, let me introduce him. Syed Abdul Qadir, who is joining me for the podcast today, heads the technology and cybersecurity section at AF Ferguson. And कमाल की शख्सियत हैं, इनकी अपनी भी बड़ी जर्नी है, बड़ी स्ट्रगल्स हैं, लेकिन आज हम particularly बात करेंगे about cyber security. Welcome to रफ्तार। थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं? थैंक यू। खैरियत से। थैंक यू फॉर कमिंग। रमज़ान के दिनों में टाइम निकालना, आपने जिम की कुर्बानी दी है। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। पार्टनर, मेरे उसी सवाल का जवाब से वही से शुरू करता हूँ। पहले अपनी ज़ात से शुरू करता हूँ। अगर अभी फैसला कर ले कोई सुपर पावर या कोई भी शख्स कि इसको पकड़ना है, पकड़ लेगा? अच्छा देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि उसको आपसे कंसर्न्ड हो तो पकड़ लेगा। हाँ, मतलब अगर वो टारगेट हाँ, कर ले। अगर वो टारगेट कर ले तो वो बिल्कुल पकड़ लेगा, क्योंकि वो प्रोडक्ट, उसकी तमाम चीज़ें, उसके अंदर जो एप्लीकेशन है, जो हार्डवेयर है, आपने बड़े बड़े इंसिडेंट सुने होंगे। पेजर बेस्ड इंसिडेंट है, अगर टारगेट करना चाहे तो उसने कर दिया। आपने पेगासस का इंसिडेंट सुना होगा कि अगर उसने आपकी एप्लीकेशन को रीच करना है, आपकी वॉइस को रीच करना है। आज भी आप देखें, इसीलिए बड़ी बड़ी इंटेलिजेंस के लोग या नॉर्मल आईटी के जो लोग हैं वो भी अपने कैमरा के ऊपर स्टिकर लगा के रखते हैं। अजीब। तो इसका मतलब ये है कि नेतन्याहू की तस्वीरें आ रही होती हैं। नेतन्याहू की तस्वीर आई थी कि उसने लगाया, और जितने भी यानी यहाँ तक के जो बड़े बड़े दुनिया के टेक्नोलॉजी के गुरूज हैं, साइबर सिक्योरिटी के गुरूज हैं, वो इतना रिस्क भी मैनेज नहीं करते कि वो खुद अपने लिए भी सिक्योरिटी बिल्ड कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको तो और ज़्यादा एहसास है। तो इसी वजह से हम ये समझते हैं कि ये चीज़ अगर आप टारगेट हो गए तो आप उससे नहीं रुक सकते। लेकिन साथ साथ इसका फ्लिप साइड भी ये है कि इस टारगेट को हम कैसे डिटर कर सकते हैं, किस तरह बेहतर तरीके से सिक्योर कर सकते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस पे हम बात और इस करेंगे। पे हम बात इस पे तो हम पूरी करेंगे। बात ही इस पे करेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल ये है, तो फिर ये तो फौरन कनेक्ट होता है कि अगर मैं हो सकता हूँ तो फिर हो भी रहा हूँगा, हो सकता है। सर्वेलेंस, एक किताब है बड़ी मशहूर, द सर्वेलेंस कैपिटलिज्म,
कि हमारे डेटा, हमारी इन्फॉर्मेशन को बेचा जाता है। अभी एक बात आई है कि सोशल सिक्योरिटी नंबर का डेटा बेचा गया है अमेरिकन्स का। अ, तो अभी एक जंग हो रही है दुनिया में और उसमें अक्सर हम एक लफ्ज़ सुन रहे हैं। अभी पाकिस्तान में भी एक हुआ कि वो टेलीविज़न स्क्रीन्स हैक हो गई बिल्कुल सही। और वो एक पैगाम चल गया एंटी स्टेट हम्म, किस्म का आर्मी के मुखालिफ। फिर कभी अभी जब इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई तो हमने सुना कि पाकिस्तान से कोई साइबर अटैक हुआ है जिससे उनके ग्रिड स्टेशन उड़ा दिए गए। तो ये तो एक तासुर ये कायम हो रहा है कि ये एक पूरी एक 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 फौज है, एक 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 जंग है। ये जो साइबर वॉरफेयर है ये पूरी एक बिल्कुल वैसे ही जंग है जो हम तोपों, टैंकों, मिसाइलों की देखते हैं। इज दैट बिल्कुल सही, करेक्ट? बिल्कुल सही। देखें ये कहाँ लड़ी जाती है? अच्छा फरहान भाई, देखें एक चीज़ ये है ना कि पहले तो बहरी, बर्री और फ़ज़ाई हाँ, जंगें होती थी। बिल्कुल। अब जो सबसे बड़ी चीज़ हो गई है ना, वो आप ये समझ लें कि जो डिजिटल वॉरफेयर है या हाँ, साइबर वॉरफेयर है, उसका दौर आ गया है। और वो इस तरह की वॉर है कि जैसे प्रॉक्सी वॉर्स ओपनली भी होते थे, हिडन भी होता था। ये वो प्रॉक्सी वॉर्स हैं जो आपके लिए इनविजिबल हैं। इसीलिए साइबर सिक्योरिटी और साइबर के जो वॉरफेयर्स हैं, इसके इंसिडेंट्स जो होते हैं, उसको कहते हैं ना कि वो प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी कहा जाता है, हाँ। कि वो आप कह नहीं सकते कि ये किसने वाला किया है? मैटर किसने किया है। यार और ये क्या इसे चक्कर है? बहुत सीरियस है। फॉर एग्जांपल कि अभी आपने जब एग्जांपल दे ही दी ईरान और इसकी जंग की, इसराइल की, आप ये इमेजिन करें सर कि और कहा जाता है, ये क़यास आराई है जो कि बहुत ज़्यादा बावसूख ज़राइक से है, कि आपने सुना होगा कि एंथ्रोपिक है जो एक मशहूर ज़माना, एंड इट इज़ अ कंपेटिटर ऑफ ओपन एआई। दुनिया के जो वर्ल्ड्स लीडिंग एआई के टूल्स हैं, उसमें क्लाउड एआई के ज़रिए इन्होंने पूरा का पूरा मास सर्वेलेंस भी की है इसके अंदर। इसी के अंदर जो सबसे ज़्यादा डेंजरस है वो ऑटोमेटेड वेपनाइजेशन की है। अब आप इमेजिन करें कि ऑटोमेटेड वेपनाइजेशन के लिए आपको, पहले ज़माने में सर होता था ना, बहरी, बर्री और फ़ज़ाई क़ुव्वतों के साथ आप अटैक करते थे, अब जो है साइबर के ज़रिए कर रहे हैं। अब मसला ये आ रहा है कि ना आपको कोई फ़ौज पहले भेजनी है, ना आपने उस फ़ौज के लिए फ़िज़िकल रास्ते बनाने हैं, ना आपने उस फ़ौज के लिए वो फ़ौज आपने उस जगह के लिए इनकलकेट कर दिया है। अगर आपको हिस्ट्री याद हो सर थोड़ी-सी पहले, क्योंकि हम जंगों की बात ज़्यादा हुँ, कर रहे हैं, यूक्रेन रशिया के जब वॉर हुई थी, हुँ, तो जिस वक़्त ये अनाउंस हुआ कि जी अब फ़िज़िकल वॉर शुरू हो गई है, उससे कोई 4 दिन पहले टेलीकम्युनिकेशन हैक हुआ था स्टारलिंक का सैटेलाइट का, हुँ, यूक्रेन का। हुँ। और वो एम्बेडेड था। बाद में जब उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि वो मैलवेयर पॉलीमॉर्फिक 8 महीने से उनके एनवायरनमेंट में बिल्ड हुआ हुआ था। इसी इसको तरह ज़रा जब उर्दू ज़बान में समझाएँ यार, वो नेटवर्क हाँ, पॉलीमॉर्फिक। असल में होता क्या है, कुछ अगेन ये जो होता है ना कि जब दुनिया में एक कॉन्सेप्ट आ गया ना, मैं हूँ बहुत बड़ी अपने आप को आईटी का चैंपियन समझता हूँ, मगर अब दुनिया में हंटर्स आर बीइंग हंटेड, वो शिकारी खुद शिकार हो रहा है। तो जो इतने भी ये जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, टेक्नोलॉजी वाले, एआई वाले, वो अपने टूल्स और लिमिटेड कंट्रोल्स, डिफेंस इन डेप्थ कंट्रोल्स बिल्ड करके रखते हैं, लेकिन आपसे ज़्यादा काबिल, आपसे ज़्यादा कैपेबल और टेक्नोलॉजी का भी कोई मीर जाफ़र होता है। वो आपके एनवायरनमेंट के अंदर उसको मैलवेयर को डाल के रखता है, जो मैंने टर्मिनोलॉजी की पॉलीमॉर्फिक, वो पॉलीमॉर्फिक मैलवेयर ऐसे मैलवेयर होते हैं जो आपको लेजिटिमेट नज़र आते हैं। आप उनके साथ अपनी एक्टिविटी भी परफॉर्म कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये मेरे सिस्टम की प्रोसेसिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन होता ये है कि वो आपकी आस्तीन का सांप बन के आपके एनवायरनमेंट को फ्रीज कर रहा होता है। कितने-कितने ऐसे सीरियस रैनसमवेयर आए हैं, जिसके अंदर 8-8 महीने पहले से वायरस और मैलवेयर मौजूद था। जिस वक़्त उसको मौका मिला, कि जिस वक़्त उसने कहा कि मैंने आज अपना सारा डेटा ले लिया है, हुँ, आज मैंने वो जो 3 धारी तलवार हुँ, है ना, वो यूज़ कर दी है। हुँ, 3 धारी तलवार का मतलब है, अगर आपने रैनसमवेयर का सुना हुँ, होगा, हुँ। कि डेटा को एन्क्रिप्ट कर दिया, डेटा को लीक करके अपने पास ले गया हूँ मैं। और तीसरी चीज़ ये है कि अब मैं इतना तैयार हूँ कि मैंने डिनायल ऑफ सर्विस सिस्टम को कर देना है। बंद कर दूँगा मैं। बस उस दिन मैं तैयार हो जाऊँगा। हाँ। जो मैंने बात तमहीद बाँधी ना रशिया वाली बात की, वो यही थी कि वो यूक्रेन के टेलीकम्युनिकेशन पे इतने अरसे से था, जब उनको ज़रूरत पड़ी उन्होंने डिनायल ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सर्विस कर दिया। उन्होंने दुकान ही डिनायल ऑफ बंद कर सर्विस दी। कर दी। रुक जाइए एक सेकंड, दैट्स अ हुँ, लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। हुँ, यानी कि ये एक वेपन है। अभी आप इसमें पहले स्टेज में आप पॉडकास्ट के आप हमें समझा रहे हैं कि इसको जंग में एज़ अ इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉयर कैसे यूज़ किया जा रहा है।
बिल्कुल ऐसे हैं। जैसे आपने अभी यूक्रेन की एग्जांपल दी। और कोई बड़ी एग्जांपल्स हैं जब इसको एज अ वेपन यूज किया गया हो इंफ्रास्ट्रक्चर को डिसरप्ट करने के लिए? अच्छा देखिए अभी रिसेंट की एग्जांपल्स में भी लिया जा सकता है ना कि आपने कोई स्टक्सनेट का भी हाँ, मुझे बताया था। अगर अगर हम 10 साल पुरानी बात करें, 14 साल पुरानी, तो ईरान का स्टक्सनेट का न्यूक्लियर प्रोग्राम था। ठीक है। तो स्टक्सनेट के ज़रिए उनके पूरे न्यूक्लियर प्रोग्राम को सबोताज किया, सिस्टम के अंदर एम्बेड होके। वो वाह। इतना ख़तरनाक मैलवेयर था। और आपको पता है कि जितने सेंट्रीफ्यूज थे, जितने उनके बॉयलर, उनके प्लांट सिस्टम, उनके स्काडा सिस्टम, उनके इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम, वो जैम कर दिए गए। वाह। और और वो ये जैम करने के लाजिम बात है, हाँ, इसराइल ने किया होगा। हाँ, अब वही वही वाली बात है कि देखिए असल पॉइंट ये नहीं है, असल पॉइंट ये है कि अगर इसराइल ने किया है, तो इसराइल का कोई फ्लिप साइड भी मौजूद है, उसका कोई कंपेटिटर भी मौजूद है, वो ठीक भी है। ऐसे ही आएगा। ठीक है। अगर आपको एक इंसिडेंट इसी से याद हो, जब ने कहा ना कि अरामको का एक इंसिडेंट हुआ था, उसमें सर आप इमेजिन कर सकते हैं 35,000 वर्क स्टेशन एक ही साथ इनक्रिप्ट हो गई थी और हार्ड डिस्क डैमेज हो गए थे। हार्ड डिस्क 35,000 एक दिन में कुछ घंटों के नोटिस पे डिस्टर्ब, सबटाज। सबोताज। उस साल कहा जाता है कि मिडिल ईस्ट की तारीख में सबसे ज़्यादा हार्ड डिस्क की जो नीड है या हार्ड डिस्क की कमी हो गई थी, वो साल था। वाह। ये तो इसका एक टूल हो गया कि सबटाज करना है। फिर आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, रैंसमवेयर। अच्छा, एक हमने ना एमबीएस के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाई थी पिछले साल, 2 साल पहले। तो उसका हमने स्टार्ट इससे किया था कि जो जेफ बेज़ोस था उसका फ़ोन हैक हुआ था। और वॉशिंगटन पोस्ट और बाद में रिपोर्ट हुआ कि वो फ़ोन प्रॉब्ली एक कोई वीडियो भेजी थी एमबीएस ने जेफ बेज़ोस को। और उस वीडियो के अंदर एन्क्रिप्टेड कोई मैलवेयर था जिससे जेफ बेज़ोस के फ़ोन का डेटा उधर जा रहा था। तो ये तो एक काम तो ये हो गया जो आपने बनाया कि मैं घुसा, मैंने सिस्टम बंद कर दिया, मैंने पावर ग्रिड बिठा दी। अच्छा, ये उन्हीं सिस्टम्स में होता होगा ना? मैं बहुत ही बेवकूफ़ाना सवाल कर रहा हूँ लेकिन पूछ लेता हूँ, जो इंटरनेट से कनेक्टेड होंगे। अच्छा देखिए, इंटरनेट से कनेक्टेड सिस्टम्स पब्लिकली ज़्यादा एक्सपोजर में होते हैं, लेकिन आप ये नहीं समझ सकते कि वो इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है। सर, सबसे बड़ी बात, मैंने क्या एक लफ्ज़ मतलब? यूज़ किया, हाँ। पॉलीमॉर्फिक। हाँ। एक बहुत बड़ा बैंक है, हाँ, उस बैंक के पब्लिकली एक्सपोज्ड एनवायरनमेंट में कुछ चीज़ें हैं, बिकॉज़ कस्टमर आएगा। बिल्कुल ठीक है। उस बैंक के पब्लिकली एक्सपोज्ड एनवायरनमेंट का इंटरनल नेटवर्क एक्सेस उसके ऑफलाइन या ऑफ साइट सिस्टम के साथ कनेक्टेड है। बिल्कुल सही है। वहाँ से डेटा जाता होगा वो। जब वो मेलवेयर उसके अंदर आएगा, चाहे वो फिशिंग के ज़रिए आए, चाहे वो डीडॉस के ज़रिए आए, वो कैस्केडिंग और लेटरल मूवमेंट ऑफ द अटैक करता है। ओके। वो तो अपना शिकार ढूँढेगा और वो उस दिन तक रिकॉग्नाइजेंस करता रहेगा, उस दिन तक ढूँढता रहेगा जब तक उसको पूरी की पूरी चीज़ें ना मिल जाएँ। ठीक है। लेकिन इसका लेकिन मतलब लेकिन इंटरनेट से कहीं न कहीं से तो आ रहा है ना, मतलब कहीं न कहीं से इंटरनेट से आएगा, आएगा, क्योंकि मैं देखिए, समझ गया। क्योंकि ऑफ साइट दुनिया की कोई एज एआई का कॉन्सेप्ट होगा है, ही नहीं, वो होगा ही नहीं। होएगा ही नहीं। कहीं ना, क्योंकि उसको पैच अपडेट करने हैं, उसको कहीं न कहीं सिस्टम से तो अपडेट कनेक्ट करना होगा है। ना, तो वो मतलब इंटरनेट दरवाज़ा है। दरवाज़ा है। इंटरनेट इंटरनेट दरवाज़ा है, खिड़की है, जो भी है वहीं से आती हैं चीज़ें। तो एक तो आपने बता दिया जिसको एज़ अ वॉर टूल इस्तेमाल किया सबोटाज करने के लिए। एक आपने बताया टारगेट करने के लिए एंथ्रोपिक ने यूज़ किया, मास सर्वेलेंस और उसके लिए। बाय द वे उस पे भी अभी आएँगे। दूसरा, मैंने जो आपसे बात पूछी कि रैनसमवेयर का लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया, उसमें क्या होता है? अच्छा देखिए, रैनसमवेयर तो दुनिया की एक सबसे बड़ी, अगर ये देखा जाए ना, तो 2017 12 मई कराची वालों के लिए एक डिफरेंट डेट याद की जाती है, और हम टेक्नोलॉजी और साइबर वालों के लिए सर डिफरेंट। रैनसमवेयर एक WannaCry के नाम से आया। उस रैनसमवेयर ने क्या किया कि दुनिया की कोई 4 लाख ऑर्गेनाइजेशंस, जो जिनमें पता नहीं कितनी फॉर्च्यून 100 ऑर्गेनाइजेशंस थी, उन पे माइक्रोसॉफ्ट का एक पैच था जो वल्नरेबल था, जो ज़ीरो डे था। ज़ीरो डे का मतलब ये होता है, एक ज़ीरो डे कॉन्सेप्ट है कि इसका मतलब है कि उसका कोई पैच अभी तक मौजूद नहीं है और उसकी कोई अपडेट भी मौजूद नहीं है। वो उस दिन एक्सप्लॉइट की हैकर ने, और उसके बाद वो सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन जिनमें ये माइक्रोसॉफ्ट का ये पैच नहीं मौजूद था, वो सारी की सारी हैक हो गई। और उस ज़माने में यूके की मेट्रो लाइंस, लोगों के टीवी चैनल्स, कैपिटल मार्केट्स, दुनिया की कितनी कंपनियां, एयरलाइंस, ये सब डैमेज हो गए थे। उफ़! अच्छा, अब रैनसमवेयर क्या करता है सर? रैनसमवेयर इतना ख़तरनाक है, जिस पे अभी हम आगे बात भी करेंगे, साइबर हाइजीन की जब बात करेंगे, कि यार रैनसमवेयर
ये नहीं है आज हम बात करें या बड़े बड़े कॉर्पोरेशन को होगा या हम्म। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को होगा। रैंसमवेयर अब्दुल कादिर के 8वीं क्लास के बच्चे के लैपटॉप पे भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक। और वो क्या करता है सर कि वो एक तो आपके प्राइमरी किसी कॉर्पोरेशन का रैंसमवेयर इतना डेंजरस है कि वो आपका प्राइमरी डेटा सेंटर भी उड़ा देता है और वो उसी टाइम पे उसी लम्हे पे सेकेंडरी डेटा सेंटर और जितने जोन्स बने हुए दुनिया में उन सबको अटैक करके इनक्रिप्ट कर देता है। बंद कर दिया उसको। बंद कर दिया। यूएस की सबसे बड़ी फ्यूल पाइपलाइन उसकी थी कलेनियल पाइपलाइन, बहुत मशहूर सुना होगा। जी जी। वो पूरे का पूरा रैंसमवेयर में चली गई, बंद कर दी उसने। पूरा सिस्टम बंद कर दिया, वाह। ना प्राइमरी ना सेकेंडरी। और आपको पता है कि लाखों डॉलर मिलियंस ऑफ डॉलर यूएस को उस बिटकॉइन के जरिए हैकर्स को देने पड़े। और ये पैसे बिटकॉइन के जरिए जाते हैं। बिटकॉइन के जरिए जाते हैं। इसका मतलब है कि इन चीज़ों के लिए ये माफिया भी बड़ा ज़बरदस्त किरदार अदा कर रहा है। पूरा क्योंकि- इकोसिस्टम है इनका। हाँ, क्योंकि अगर ये सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी से चले जाएंगे या डॉक्यूमेंटेड Trace हो फाइनेंशियल जाएंगे। सिस्टम से तो ट्रेस हो जाएंगे। वेरी गुड। अच्छा, तो आपने रैंसमवेयर बता दिया, आपने सैबोटाज बता दिया। एक और चीज़ जो चीज़ होती है जिसमें ये इस्तेमाल होता है वो होता है सर्वेलेंस, टू कीप एन आई ऑन द एनिमी या टू कीप एन आई ऑन एवरीवन। बिल्कुल सही। उसमें किस किस्म का इस्तेमाल होता है? टेक इन चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा देखिए, ये- एक सर्विलेंस तो हम बात कर लेते हैं जंग के लिए, टेक, हाँ। उसके बाद हम पर्सनल सर्विलेंस की बात कर लेते हैं। जंग के लिए जो हुआ और जो कयास आई है कि जी कहा गया कि एंथ्रोपिक को यूज़ किया गया या जितने भी मास सर्विलेंस का है, इसके अंदर सर होता क्या है? इसके अंदर आपकी ट्रूप की एनालिसिस, मिलिट्री की अपनी एनालिसिस, कहाँ कौन सा टारगेट है, कहाँ कौन से लोग जा रहे हैं, फ़ोन की इंटरसेप्शन, क्रेडिट कार्ड की कोई ट्रांजैक्शन की तो उसकी कोई इंटरसेप्शन के किस लोकेशन से की गई। सर इतनी बड़ी बात है कि ये जो सर्विलेंस है, इस सिस्टम इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं, एआई बेस्ड हैं कि थर्मल एनालिसिस अंडर द बंकर भी कर लेते हैं। वाओ। तो जो मेरी सैटेलाइट से डेटा लेके मेरी बॉडी के टेम्परेचर यूनिट को लेके मैच किया, उसको मैच करने के बाद उसने अटैक किया, किस तरह है। लेकिन देखें वही वाली बात है कि सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है कि ये जो सब हम बातें कर रहे हैं ये कह रहे हैं कि इसका ये इम्पैक्ट है एआई के यूज़ से। सबसे बड़ा मसला है कि एआई की दुनिया की कोई टेक्नोलॉजी ये नहीं कहती कि मैं 100% एक्यूरेट हूँ। तो मसला ये है कि अगर वो 10% भी इनएक्यूरेट है तो इसका मतलब है कि दुनिया की ह्यूमैनिटी के ऊपर तो सबसे बड़ा सवाल है कि वो किस तरह वो होगा सबोताज। हाँ। लेकिन एक तो सबोताज हो गया, रैंसमवेयर हो गया, ये तो बिल्कुल ओपन क्राइम्स है ना। ओपन क्राइम्स है, आपने अटैक कर दिया, बंद कर दिया, बिजली उड़ा दी, उसका सिस्टम बिठा दिया, फिर पैसे ले लिए, ये तो बिल्कुल क्राइम्स है। एक तीसरा ग्रे एरिया है, वो है प्रोपेगेंडा। टेक उधर भी बहुत इस्तेमाल हो रहा है, मैंने सुना है। देखें प्रोपेगेंडा तो बहुत ज़्यादा किया जाता है। अभी आप वो बादे सबा का किसका बता रहे थे आते, वो क्या हुआ है उधर? अच्छा देखें, ये ऐसे ना प्रोपेगेंडा क्रिएट किया जाता है। फॉर एग्जांपल मैं शुरू करता हूँ बेसिक नॉर्म से। बेसिक नॉर्म से ये शुरू करते हैं कि यार एज अ कॉमन मैन, मैं ये जो अभी हम दोनों बातें कर रहे हैं ना, आप यकीन करें कि मैं यहाँ आया हूँ रफ्तार के ऑफिस में और रफ्तार का लोगो मेरे कैमरा से अगर कोई भी देख रहा होगा ना, उस कैमरे से मेरे पास ना जितनी फीड्स आना शुरू होगी ना, मैं अभी अपना सोशल मीडिया खोलूंगा ना तो शायद थोड़ी देर में रफ्तार की सारी वीडियोस आ जाए। हम यहाँ बेसिक से शुरू करते हैं। इट मीन्स के हाँ, और ये आपकी सर पूरी की पूरी इसको कहते हैं, अगर मैं बोलूँ डोपामाइन इंजीनियरिंग कहलाती है, या कॉग्निटिव हैकिंग कर ली, ज़हन साजी कर ली। हाँ। अब वो इतनी ज़्यादा करते हैं कि मैनिपुलेशन ऑफ योर ओपिनियन हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है। इलेक्शन रिगिंग के दौरान आपको मिलियंस ऑफ बॉट्स के जरिए आपको कन्विंस करता रहेगा कि भाई ये जो है ना, ये आपने यही निकालना है। ठीक है। अगर आपको याद हो सर, रिसेंटली ट्रेडू का हुआ था कि ट्रेडू मस्ट गो का स्लोगन बहुत चल गया था। ठीक है। अब जो बादे सबा की बात है, 5 मिलियन प्लस यूजर्स ने ईरान में इसको इंस्टॉल किया हुआ था। उनको एंटी गवर्नमेंट नैरेटिव प्रोड्यूस किया गया उस सिस्टम को हैक करके, और उसके बाद उनको वो टेक्स्ट और उनको मैसेजेस और ये नोटिफिकेशंस आए कि ये बहुत अच्छा हुआ है या जो भी डिसीजन मेकिंग है, उसके अल्फाज पे मैं भी नहीं जा रहा, लेकिन उनको वो सारा नैरेटिव जनरेट किया गया। अब आप यू जस्ट थिंक कि जितने ये लोग हैं, ये जब आपस में एक दूसरे से बात करेंगे तो दे विल कन्विंस के यार ये नैरेटिव जनरेट हो रहा है। तो ये इस लेवल पे, मास लेवल पे सर्विलेंस सिस्टम के साथ एम्बेड होके फिर आपके एनवायरनमेंट को कंट्रोल करते हैं, सिस्टम को ब्रीच करते हैं, एंड देन फिर वो सारी जो कॉग्निटिव हैकिंग की बात। यार तो ये जितनी भी प्लेटफॉर्म्स हैं,
जिसको आप एल्गो इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं ना, एल्गोरिदम इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं आप। बिल्कुल सही है। जैसे अभी बहुत लोगों ने इस पे स्टडीज भी आई हैं वेस्टर्न मीडिया पे कि जब से इलॉन मस्क ने एक्स को खरीदा है, एक्स को, ट्विटर को, जो एक्स जो किया है, तो उस पे राइट विंग कंटेंट बढ़ गया है। एंटी मुस्लिम, हम्म, इस्लामोफोब, राइट विंग, वाइट सुप्रीमेसिस्ट कंटेंट बढ़ गया है। यानी कि किसी ने बैठ के एल्गो इंजीनियरिंग की है ना, कि वो कंटेंट ज्यादा नजर आएगा। कोई किसी एक कंटेंट को, जो जमाइमा ने भी एक्स पे वो किया कि इमरान खान के मुतालिक कोई मैं पोस्ट करती हूँ तो वो सप्रेस कर देता है एक्स उसको। इज इट पॉसिबल, कैन एल्गोज डू दैट? 100%। देखिए एक तो सबसे पहले फरहान भाई बड़ी इंपॉर्टेंट हमें देखनी चाहिए, और बीइंग अ मुस्लिम उम्मा, नॉट पाकिस्तानी की बात करें, बीइंग अ मुस्लिम उम्मा हमें ये देखना चाहिए कि आप कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी, एआई, इमर्जिंग टेक की प्रोडक्ट के मौजूद हो। अगर आप मौजूद ही नहीं हैं और आपने बनाया ही नहीं है, तो जिसने उसको बनाया है बयानिया तो उसका ही चलेगा। क्या बात है। जब बयानिया उसका चलेगा तो उसके ही माइंडसेट आपके पास है। उसको इस वक्त कॉग्निटिव हैकिंग की भी ज़रूरत नहीं है। उसके पास जो अपना डेटाबेस मौजूद है वो उसको पास करता है, जो उसकी मदद की चीज़ है। आप ये सोचें ना फरहान भाई कि आप एआई के ज़रिए बाइसनेस और एरर्स और हेलुसिनेशन को छोड़ दें। हाँ हाँ, वो तो बहुत ये आगे। बिल्कुल छोड़ दें, ये आगे की चीज़ है। आप बेसिक बात ये करें कि आप एआई के ज़रिए, ओपन एआई पे केस चल रहा है ना, कि बच्चा पूछ के सुसाइड का अटेम्प्ट कर लेता है, और उस सुसाइड के अटेम्प्ट में पेरेंट्स ने उसके ऊपर केस डाला है ओपन एआई पे। उस सुसाइड अटेम्प्ट में उन्होंने उसको 3 मेथड दिए कि दिस इज द फॉल बैक प्लान, कि अगर सुसाइड आपने इस तरह नहीं हुई My और ये God. अटेम्प्ट कामयाब नहीं हुआ तो ऐसे कर लो। इसी तरह अब हम बात कर लेते हैं जहन साजी की। तो भाई अगर मैंने आज सोशल मीडिया, मतलब एआई के टूल्स के ऊपर आज इस्लामिक कोई हदीस को डाल दिया और मुझे उस जहन साजी ने उसका तर्जुमा गलत बता दिया। छोड़ दें कि उसको के किसी और मुस्लिम का बता ठीक है, दिया, ठीक है। उसने तो उसको इंटरप्रेट करके मुस्लिम का मुस्लिम ही से, तो मेरी तो जहन साजी उस मकतब फिक्र की हो गई और बार बार मुझे दिखाया। और बार बार मुझे दिखाया। अजीब यार, तो ये तो आप बहुत खौफनाक बात कर रहे हैं अब्दुल कादिर। यानी कि आवर टाइमलाइंस आर नॉट ट्रूथ्स। बिल्कुल ऐसे हैं। Truth and our timelines sometimes can be two opposite things, right? ऐसे हैं। यार तो ये तो तो ये कैसे पता चलेगा? अच्छा देखें आप, अच्छा इसमें हाँ, आई थिंक वी विल कम टू दैट। लेकिन हाउ, ये जो एक बड़ा मैं सुनता हूँ यार, बॉट्स आर कंट्रोलिंग दिस, ये बॉट्स हैं, इसके फॉलोअर्स में इतने बॉट्स हैं। ये बॉट्स क्या है? अच्छा बॉट्स, देखें बॉट्स भी एक टेक्नोलॉजी, अगर आपको ये बात पता हो, चाइना ने कोई हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ बॉट्स, ठीक है, जो सॉफ्टवेयर बॉट्स हैं, और हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड ऑफ फिजिकल रोबोट्स बिल्ड कर लिए हैं, नॉट ओनली के टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, बल्कि टेक्नोलॉजी को सिक्योर करने के लिए, साइबर वारफेयर में इस्तेमाल करने के लिए। ये बॉट ही तो ऐसे बॉट्स हैं जिनकी पॉजिटिविटी तो ये है कि सर ये बॉट के ज़रिए आप जी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ़ौरन निकाल लेंगे। पॉजिटिव पॉइंट ये है। इस बॉट के ज़रिए जी आप रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन का अगर आपने नाम सुना हो, जी कि जी मेरे सारे काम हो जाएंगे और मैं अपने 15 लोग निकाल दूंगा, जो कि मोनोटोनस और रूटीन काम है। लेकिन यही बॉट जब मेरी हंड्रेड्स ऑफ मैसेजेस मुख्तलिफ जगह पे प्लॉट करेगा, सब जगह यही बयानियाँ जनरेट करेगा, या सब जगह स्क्रिप्ट ऐसा डाल देगा कि वही बॉट उसके साथ एग्जीक्यूट होगा। सर जो सबसे बड़ी बात है, अभी हम बात बड़ी अच्छी कर रहे थे, कॉल सेंटर है पूरा इस वक्त शारे फैसल ना 30% इस वक्त लोग जो जॉब कर रहे हैं ना वो कॉल सेंटर्स पे कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही। क्या 5 साल बाद ये कॉल सेंटर 30% जॉब्स वाले फिजिकल लोग मौजूद होंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। वो बॉट वही काम करेगा। उस Okay. बॉट को सब कुछ सिखाया जाएगा, उस बॉट को सब कुछ बताया जाएगा, लेकिन इसका नेगेटिव काम भी है। पॉजिटिव काम ये है कि यही बॉट रूटीन वर्क करेगा, यही बॉट आपकी पूरी कॉल सेंटर कंप्लेंट मैनेजमेंट को रिजॉल्व करेगा, हेल्प डेस्क मैनेजमेंट करेगा, लेकिन साथ साथ ये फिशिंग कैंपेन भी चलाएगा ऑटोमेटेड। ये आपको सोशल इंजीनियरिंग भी करेगा आपके साथ। ये जो बॉट है ये आपको ऐसे ल्योर करेगा कि आपकी कॉल आएगी और आप समझेंगे कि इसी बंदे की कॉल है। सर ये जो वॉइस क्लोनिंग है, ये जो आगे जाके अगर हम थोड़ी डीप फेक्स और डीप फेक्स हैं, आएंगे इस पे। अब डीप फेक की आपके पास कॉल आई, आप तो कहोगे कि यार ये तो यही बंदा कॉल कर रहा है, मेरी तो उससे बातचीत है। बिल्कुल ऐसे ही। मैं आपको यहाँ रोकूंगा, अब सॉरी, जी, मैं जी, क्योंकि बिल्कुल मैं थोड़ा अनपैक करना चाह रहा हूँ, मैं थोड़ा लाइल हूँ ना, मैं समझना चाह रहा हूँ। आप बहुत तेजी से बोलते हुए निकल गए। यानी कि अगर मैं ये समझ रहा हूँ
तो बॉट्स वर सॉर्ट ऑफ एन अर्लियर फॉर्म ऑफ एआई, ऐसे ही है, ऐसा ही है ऐसे ही। कि जो आज चैट जीपीटी और ये क्लाउड और ये सब काम बहुत ज्यादा एफिशिएंसी से कर रहे हैं, बट वही उसी का एक अर्लियर वर्जन अच्छा था, छोटे महदूद सतह पे वो काम करता था। अच्छा क्या ये कह सकते हैं? मैं इसको इसलिए नहीं करूंगा कि देखें बॉट जब पहले अगर पिछला वर्जन वाली बात करें तो वो आरपीए कहलाता था, लेकिन आज बॉट एआई ही है। आज बॉट एआई आज है। बॉट एआई है, दोनों इंटरडिपेंडेंट चीजें। अच्छा। ये जो प्रोडक्ट है ये बॉट है। हम्म। ये आज मैं लिखता हूँ चैट जीपीटी को, मैं लिखता हूँ किसी और को, प्रोडक्ट को, क्लाउड को या जेमिनी को, तो वो मुझे जवाब देता है। मेरा बॉट मुझे ये कहना शुरू कर दे कि कल तुम जब इसकी बर्थडे होगी तो इस बर्थडे में तुम्हें मैं बॉट दे देता हूँ कि तुम उसके मुताबिक उसका डेटा निकालोगे, वो जहाँ जिस लोकेशन पे मौजूद है उस लोकेशन पे उसको थैंक यू करोगे। जिस ऑर्गेनाइजेशन में आज मौजूद है, मैं स्क्रिप्ट लिखूं, लिंक्डइन से निकालूं, जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो मौजूद है उस पे उसको कहूँ, अप्रिशिएट करूं, एंड देन मेरा बॉट 2 महीने बाद भी इस बॉट को जनरेट कर देगा। तो मुझे खुद अपने हाथों से भी करने की जरूरत है। वाओ। और बोलो कि वहां से अमेज़न से इसका गिफ्ट लेके उसको गिफ्ट भी भिजवा देना, सब कुछ कर दे, वो सब कर लेगा। बिल्कुल सब कुछ कर दे। वो ये तक दिखा दे कि उसका एड्रेस जो मौजूद है, उसका एड्रेस आज उसके फलाना डेटाबेस सेंटर में मौजूद है, वो उस दिन रियल टाइम निकालेगा। स्क्रिप्ट मैंने आज लिखा है, आज मेरा एड्रेस है एबीसी जगह पे, कल मेरा एड्रेस दूसरी जगह पे होगा, तो मेरा उस जगह पे जाना चाहिए जहाँ पे वो वाला बॉट उस दिन रियल टाइम निकालेगा। अच्छा, अब आपने एक और जुमला बोला, फिशिंग, ये क्या चक्कर होता है? देखिए फिशिंग, ये वो वाला FISH सर नहीं है? मैं इस पे बड़ी अगर आप मुझे इजाज़त दें जी, तो जी, मैं 30 सेकंड की एक बात करना चाहूँगा, जिसमें हम आगे भी बात करेंगे कि देखिए द मोर यू आर ओरिएंटेड टू द टेक्नोलॉजी, द मोर यू आर वल्नरेबल और प्रोन टू द साइबर अटैक और साइबर सिक्योरिटी। इसी के लिए उसका जवाब ये है कि यार आपकी ऑर्गेनाइजेशंस, आपकी लॉ इन्फोर्समेंट, आपके लोग उससे ओरिएंटेड भी हों, अवेयर भी हों। आज की बात नहीं है, लेकिन चले पुरानी बात है कि एक बहुत पहले की बात है कि मैंने ये फिशिंग लफ्ज़ जो आपने मुझे मजाक में बोला, ये बात मैंने एक्चुअली बताई एक लॉ इन्फोर्समेंट, लेकिन लॉ इन्फोर्समेंट भी पुलिस, जो कि मेरी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है ना इस वक्त। बिल्कुल ठीक है। और दुनिया में अभी ना पुलिस और इनको बहुत ज़्यादा अवेयर किया गया है। बिल्कुल पाकिस्तान ऐसे में इस अवेयरनेस के लिए अभी बहुत फुकदान है। ठीक है। ठीक है, एक कमेटी ऐसी है, एक लोग ऐसे हैं, एक विंग ऐसा है जो कि पूरा काम कर रहा है। उन भाई साहब ने मुझे ये बोला कि यार मैंने कहा कि ये केस लेकर आ रहा हूँ मैं, और इस केस के अंदर ये चीज़ें हैं, इसके अंदर फिशिंग का अटैक हुआ है, तो ये हुआ है, तो उस बंदे ने कहा तो यार ये केस मछली पकड़ने से साइबर सिक्योरिटी वालों का क्या ताल्लुक? तो ये मैंने थोड़ा सा, ये आप इमेजिन करें सर, ये एक अवेयरनेस का लेवल है जो अब इम्प्रूव होता जा रहा है, लेकिन हमें तो दुनिया के साथ चलना है। सही बात है। अच्छा, अब फिशिंग क्या है? फिशिंग एक किस्म है सोशल इंजीनियरिंग की। ओके। अच्छा, फिशिंग टर्मिनोलॉजी को अगर मैं सिर्फ एक कीवर्ड में बोलूं तो वो एक पार्ट है सोशल इंजीनियरिंग का, लेकिन मैं सारी बातें एक साथ 3-4 करना चाहूँगा कि फिशिंग का प्लीज। मतलब है कि देखें वो आपको ल्योर करता है, वो आपको कन्विंस करने की कोशिश करता है कि किसी तरह से वो आपको बैंकिंग फ्रॉड में कन्वर्ट कर दे। फिशिंग के अंदर स्पैम मेल्स के ज़रिए भी आपको कन्विंस करता है। फिशिंग की ही एक टाइप है विशिंग के, आपको फ़ोन कॉल के ज़रिए कर लेता है। आज के मैंने ऐसे सर इंसिडेंट देखे हैं, बेचारे गरीब लोग अपने रिटायरमेंट का पूरा पैसा गंवा गए सिर्फ ड्यू टू दिस फिशिंग कॉल्स और विशिंग कॉल्स और इस तरह की चीज़ें। फाइनेंशियल फ्रॉड बहुत हो रहा है। फाइनेंशियल फ्रॉड इतने ज़्यादा होते हैं सर, इमेजिन करें सीईओ फ्रॉड्स हुए हैं। ऑटोमेटेड सिस्टम है, जितना द मोर, मैंने कहा ना, द मोर यू आर ऑटोमेटेड। सीईओ साहब को बनी बनाई ईमेल इस तरह की गई सीईओ साहब की तरफ से सीएफओ को कि भाई मैं ये पेमेंट अप्रूव कर रहा हूँ, और ये पेमेंट की अप्रूवल भी हो गई। सीएफओ साहब ने अपने सिस्टम में ऑटोमेटेड जाके उसकी पेमेंट की अथॉरिटी दी, और फाइनेंशियल कंट्रोलर ने उसकी पेमेंट भी कर दी। वहाँ से मेकर चेकर कंट्रोल भी ख़त्म हो गए, सारी चीज़ें हो गई, पेमेंट चली गई। पेमेंट चलने के बाद बुलाया गया, अब्दुल कादिर भाई इन्वेस्टिगेशन करनी है। बाद में पता चला भाई फिशिंग का मसला तो तुम्हारा अपना था। आप ये सोचें, इसमें कोई साइबर हैकिंग नहीं था, आपके एनवायरनमेंट में कोई डायरेक्ट सिस्टम पे नहीं आ रहा, लेकिन ये तरीका भी बहुत क्रिटिकल है। इसी तरह आजकल जो लोग कहते हैं, और अब अल्लाह का शुक्र है कि जो हमारे रेगुलेटर्स हैं वो थोड़े अक्लमंद हो गए, तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा काम किया है कि हर एक को इन्फोर्स किया है कि यार इस तरह की नॉर्मल कॉल्स नहीं आएंगी आपके पास, बैंक कभी आपको डायरेक्ट फ़ोन नहीं करेगा। अगर आपने नाम सुना होगा यार स्पूफिंग है, मेरे पास फरहान भाई की रात 3 बजे कॉल आएगी तो मैं तो आधी दफ़ा वैसी इमरजेंसी कहूँगा कि ये मसला है।
आज भी मैं पाकिस्तान की कितनी लीडरशिप और दुनिया की बड़ी बड़ी लीडरशिप्स की बात करूं, उनके व्हाट्सएप हैक हो जाता है। हाँ यार, आप ये अक्सर लोगों के मैसेज आ रहे होते हैं, मेरा व्हाट्सएप हैक हो गया है, मेरा फेसबुक हैक हो गया है। और आप इमेजिन करें कि वो सिर्फ व्हाट्सएप हैक नहीं होता, उस व्हाट्सएप का सारा डेटा, हाँ हाँ, उससे अलाइड सारी एप्लीकेशन। सर अभी पैरागॉन स्पाईवेयर चला है, पैरागॉन स्पाईवेयर पता है क्या कर रहा है? वो तो व्हाट्सएप को हैक करके व्हाट्सएप में ही रहता है। एक तो व्हाट्सएप जो है ना, बड़े आसान हुआ ना कि मेरा इसका व्हाट्सएप हैक हुआ, अब नाउ वो मुझसे ना दूसरे लोगों को फॉरवर्ड करके पैसे भेज रहा है, तमाम चीज़ें हैं। ये बड़ा जर्नल है, बड़ा जर्नल है। हम तो 3 साल से देख रहे हैं, अब तो कह रहे हैं ये तो नॉर्मल हो गया मेरे लिए कि यार मेरा ना वो हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, रिकवर करता हूँ, फिर अपना पुराना नंबर लेता हूँ, फिर दोबारा लेता हूँ, उसके बाद डेटा चला। अब तो और ज़्यादा हो गया है कि वो बड़ा सुकून से आता है, आपके ग्रुप में आके बैठ गया। ग्रुप है में 1000 लोग, एडमिन को 7 एडमिन पड़े हुए हैं। उस 7 एडमिन वाले ने कहा यार शायद उसने ऐड कर दिया और शायद इसने ऐड कर दिया, और पता चला वो खुद आया है किसी भी मेलवेयर के जरिए उस सिस्टम में। एडमिन को उसने लेवर करके किस तरह पहुंच गया, उसके ज़रिए उसने ऐसा स्पाईवेयर इसके अंदर जनरेट किया। उसके बाद वो पीडीएफ एक डाल देता है उधर ही, फाइल नाम लिख देगा जी टैक्सेशन, न्यू टैक्स अपडेट फॉर सैलरीड क्लास। अच्छा, माहौल हॉट चल रहा है इस वक्त, अभी आजकल जंग का माहौल चल रहा है, तो वो बता देंगे कि जी वो नई नोटिफिकेशन आ गई है हमारे पेट्रोल प्राइसेस की। हमने जैसे ही क्लिक किया सर, बस पीडीएफ क्लिक करने की देर है। अच्छा, पीडीएफ से भी काम, पीडीएफ से भी टोटल एग्जीक्यूट, जितनी आपकी इंटरनल एप्लीकेशन है वो सारी की सारी एप्लीकेशंस ब्रीच होने के लिए वल्नरेबल हो गई हैं। अच्छा, कहाँ जाके कंट्रोल आएंगी? जब आपने उस सिस्टम पे कंट्रोल किया होगा, उस एप्लीकेशन को चीज़ें बंद की होंगी, उस एप्लीकेशन के अंदर आपने एम्बेडिंग बंद की होगी। बहुत सारे फीचर्स होते हैं कि जी आप लोकेशन बंद कर दें, आप इसको बोलें कि यार मेरा एक्सेस नहीं होगा, स्टोरेज पे एक्सेस नहीं होगा, सिस्टम फाइल पे एक्सेस नहीं होगा इस ऐप का, तो वो एप्लीकेशन बचती चली जाएंगी। वरना मैंने कहा ना, देखें साइबर हैकर सर, वॉरियर जो है ना, चाहे वो एथिकल हैकर हो वो भी कैस्केडिंग मूवमेंट करता है, नॉन एथिकल हैकर है वो भी कैस्केडिंग करता है। ये आपने बहुत कुछ कह दिया, इसमें 2-3 सवाल फौरन जहन में आ रहे हैं। हालांकि ये थोड़ा सा बहुत ही ज़िमनी सवाल थे, लेकिन जहन में आ गए। व्हाट्सएप सिक्योर है? मैंने आपको मैसेज भेजा, वो मैसेज कौन कौन पढ़ सकता है? मेरा फ़ोन हैक नहीं है इस वक्त, मेरा फ़ोन हैक नहीं है, आपका ये फ़ोन हैक नहीं है, हम दोनों ने आपस में एक दूसरे को अगर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें, इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटिव और एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा, तो बनाने वाला सब कुछ पढ़ सकता है, जो व्हाट्सएप की टीम बना रही है, जो व्हाट्सएप के एडमिनिस्ट्रेटर्स बना रहे हैं। लेकिन तो फिर इनक्रिप्टेड का क्या मतलब है? अच्छा, इनक्रिप्टेड उसके लिए है जिसकी टेक्नोलॉजी है, इनक्रिप्टेड उसके लिए उसके लिए नहीं है जिसकी टेक्नोलॉजी। हाँ, इनक्रिप्टेड मेरे आपके लिए कि मैं खुदा न खास्ता आपके इनक्रिप्टेड नहीं यूज़ कर रहा। अच्छा, एल्गोरिथम्स ये ज़रूर कहते हैं व्हाट्सएप, फेसबुक, और ये कहता है अपने मल्टीपल बड़े बड़े ऑडिट्स कराते हैं, क्योंकि देखिए रिलायंस है ना, कि वो ये कहते हैं कि यार मेरा सिस्टम सिक्योर है, मेरी चीज़ें हैं। अब फॉर एग्जांपल उसका कोई सुपर एडमिन राइट हो कोई, जिससे वो उस राइट के ज़रिए तमाम चीज़ों की कॉपी बना ले, आपको नहीं पता कि इसका टूल क्या है, आज उसके अंदर नहीं है क्योंकि वो उसका ऑडिट करा रहा है। लेकिन मैं फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ, एक ईमेल सिस्टम है जो ग्लोबल ईमेल सिस्टम है क्लाउड पे, अभी हम क्लाउड की बात है, क्लाउड आ गया, क्लाउड, इसके अंदर आपने एक सिस्टम दिया हुआ है और आपने बड़ा ट्रस्ट किया हुआ है AWS पे। लेकिन अगर AWS क्या है? Amazon वेब सर्विसेज फॉर एग्जांपल, AWS का इंसिडेंट भी हुआ है ना अभी ईरान वाले में, यूएई पे, और इस वक्त तो सारे ही इस वक्त वल्नरेबल हुए हैं, बैंक सारे डिस्टर्प्टेड है। अब क्लाउड पे वो डेटा मौजूद है, अब वो कह रहा है कि मैं बहुत सिक्योर हूँ, लेकिन अगर वो उस क्लाउड का डेटा उसी वेंडर के कंट्रोल में है, तो वो उस इनक्रिप्टेड डेटा को ओपन भी कर सकता है अगर वो इनक्रिप्शन को ब्रीच खुद करे, ठीक है। उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस कौन कर रहा है, वो एक मैटर है। फिर ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर होता है कि यार जहाँ पे ये है ना, इसको इसीलिए तो कहते हैं सर डेटा सोवेरेनिटी की बड़ी क्रिटिकलिटी, सोवेरेनिटी, कि आप इसीलिए कहते हैं ना कि क्लाउड पे आप कभी भी अपना सेंसिटिव डेटा ना डालें। बड़े बड़े नेशन स्टेट्स जो हैं क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का डेटा हमेशा ऑफ साइट रखते हैं, कभी क्लाउड पे नहीं डालते। या लोकल क्लाउड की भी बात हो रही है, लोकल क्लाउड अब जाके पाकिस्तान में सर बात होना शुरू हुई है, लेकिन जितने बड़े रेनाउंड क्लाउड्स हैं वो पाकिस्तान में है ही नहीं। इस पे मैं आता हूँ। अच्छा, एक और सवाल, ज़िमनी सवाल इसी का। एक तो ये हो गया कि व्हाट्सएप, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि व्हाट्सएप बिज़ाहिर सिक्योर है अनलेस मेटा खुद आपका डेटा पढ़े, अनलेस मेटा खुद आपका ना पढ़े। अच्छा, इजाज़तें भी ली जाती है, इंटेलिजेंस इजाज़तें लेते हैं वो, यू नो व्हाट्सएप तो भी नहीं दे रहा है, व्हाट्सएप के बारे में तो किसी को भी नहीं देता। अच्छा, एक और बहुत बड़ी बहस होती है, मैं देख रहा हूँ आपके पास भी आईफोन है,
एक ये बड़ी बात होती है कि एप्पल iOS इज अपेरेंटली मोर सिक्योर देन एंड्रॉयड सिस्टम्स। इस ये कोई मिथ है या रियलिटी भी है? नहीं, ये रियलिटी है। अच्छा, ये रियलिटी इसलिए भी है ना कि अगर मैं सब दोनों का यूज़र हूँ, हम साइबर के लोग हैं, तो हमें तो ना हर समंदर में खुद कूदना पड़ता है हाँ। चीज़ को सीखने के लिए। तो हम तो सैमसंग के सिस्टम को भी यानी एंड्रॉयड के सिस्टम्स को भी एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। हम आईफोन के सिस्टम्स को भी या iOS को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। और भी मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे गूगल के थे। तो मोस्टली जो इसके कंट्रोल्स हैं वो इनहेरेंटली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। जैसे मैं मिसाल दूं सर, दुनिया में अगर माइक्रोसॉफ्ट बंद हो जाए ना, तो 70% ऑफ द साइबर इंसिडेंट भी बंद हो जाएंगे। कैन यू इमेजिन? 70% ऑफ द साइबर इंसिडेंट बंद हो जाएंगे। मैं बात बड़ी खतरनाक सी कर रहा हूँ। वल्नरेबिलिटी इतनी ज्यादा है हाँ, माइक्रोसॉफ्ट की या यूज ही ज्यादा है? माइक्रोसॉफ्ट का यूज इतना जर्नल हो गया है, इतना पब्लिक हो गया है, इतना कॉमन कर दिया है कि उन्होंने अगर कहते हैं ना बेसलाइन कंट्रोल्स और हार्ड लाइनिंग शुरू कर दी तो प्रॉब्लम आ जाएगी कि लोग ना यूजेज में कम कर देंगे। उन्होंने जीयूआई पे बहुत एफर्ट किया। तो इसीलिए अगर आपने देखा होगा तो पूरी दुनिया की जितनी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम कभी माइक्रोसॉफ्ट नहीं होता। वो बेसिक अच्छे सिस्टम्स को यूज़ करने के लिए करते हैं। लेकिन आप देखेंगे तो आज भी बड़े बड़े कोर बैंकिंग, बड़े बड़े कैपिटल मार्केट इंडस्ट्री, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके ऑपरेटिंग सिस्टम आज भी सर लिनक्स पे हैं। इट्स मोर सिक्योर। मोर सिक्योर। मीडिया 25 दफ़ा हैक हुआ आज से 10 साल पहले, सुबह शाम हैक होता था जब तक माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट्स पे उनके मेन डेटा सर्वर्स थे। क्लाउड के अंदर बहुत बड़ा इंसिडेंट है सर, सोलर विंड का दरवाजे बहुत हैं। ओ हो मतलब माइक्रोसॉफ्ट के दरवाजे इतने हैं कि कहीं से भी कोई ना कोई आ जाता है। सर सोलर विंड का इंसिडेंट हुआ हाँ। था। सोलर विंड का बड़ा मशहूर ज़माना इंसिडेंट है जिसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट का पैच ना होने की वजह से 4 लाख बड़े बड़ी कंपनियां एक साथ डाउन हो गई थी। और वो उस जमाने का सबसे बड़ा इंसिडेंट होता था, 3-4 साल पुरानी बात है। बिल्कुल ठीक। तो ये आपने समझा, मतलब इसके पीछे ये कोई मिथ नहीं है, ये रियलिटी है कि iOS इज मोर सिक्योर देन एंड्रॉइड। बिल्कुल हम ब्रांड्स की बात नहीं करते। अच्छा, अगला सवाल। आपने गुफ्तगू में एक बड़ा ही मैजिक वर्ड का इस्तेमाल किया, बादल। अच्छा। क्लाउड। ये बादल और क्लाउड जो है, मुझे तो कभी कभी लगता है ये सारे फसाद की जड़ है। मतलब ये कन्वीनियंस तो है, ये क्लाउड की जरूरत दुनिया ने अब ना थोड़ा सा, अभी हमने वारदातों की बात कर ली, अब जरा वारदातों के पीछे झांकते हैं और देखते हैं ये वारदातें हो कैसे रही हैं। तो सबसे पहले तो आपने एक बात तो शुरू में वाजे कर दी कि ये इंटरनेट से कनेक्ट होना जरूरी है वारदात होने के लिए। इंटरनेट से कनेक्ट होंगे तो वारदात होगी, क्योंकि इंटरनेट ही वो दरवाजा है जिसके जरिए डाकू आते हैं। तो या आपका इंटरनली कोई या इंटरनली कोई आपको आपके सिस्टम में कोई चीज लगा दे, ठीक है। अब जरा थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर बताएं पूरे टेक का, जिसको हम टेक कहते हैं, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं? अच्छा देखें, अगर मैं बेसिक से थोड़ा शुरू करूं ताकि हमारी जो ऑडियंस है ना, ये बिल्कुल बेसिक। क्लाउड नाम भी बहुत सुनते हैं, क्लाउड पे चला गया डेटा, क्लाउड। सर देखें, आई क्लाउड है। हाँ, जो कोई भी प्रोडक्ट ले लें, क्लाउड का मतलब ये है कि देखें, एक दुनिया आज से 25 साल पहले इन्वायरमेंट होता था कि यार टेक्नोलॉजी का सिस्टम लगाना है। अच्छा, वो आते थे, ह्यूज किस्म के लार्ज प्रोसेसिंग सिस्टम लगाते थे, ह्यूज किस्म की इन्वेस्टमेंट के लिए डेटा सेंटर लगाते थे, ह्यूज किस्म की इलेक्ट्रिकल रिसोर्सेज लगाते थे। 25 अब्दुल कादिर जैसे लोग रख के उसकी मैनेजेबिलिटी और ऑपरेशन सीखते थे। उन्होंने कहा यार मैं हूँ जी FMCG, मेरा काम नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर को लगाना, मेरा काम नहीं है डेटा सेंटर को लगाना, मेरा काम नहीं है एफिशिएंसी। और आज AI जो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस मेरे 1 सेकंड में प्रोसेस कर रहा है, वो मेरा कैसे प्रोसेस करेगा? उन्होंने कहा यार दुनिया में टेक्नोलॉजी लाओ और चीज़ लाओ कि यार एक ऐसा मैनेज सर्विसेज प्रोवाइडर लोग आएँ जो सब कुछ खुद मैनेज करें। और जी नाम, उसके बाद वो टेक्नोलॉजी आई कि जी हम सब कुछ बनाएंगे। तो एक तरह से एक डेटा सेंटर है जो आपके पास है, वो डेटा सेंटर अब उसने दुनिया के लिए खोल दिया, उसे कहते हैं मैनेज सर्विसेज। अब उसने कहा कि यार सारा डेटा सेंटर मेरे पास है, आओ मेरे पास सब्सक्राइब करो, जो तुम्हारी ज़रूरत है उसको यूज़ करो, जो ज़रूरत नहीं है उसके लिए बस काम ही है। मैं यूटिलिटी प्रोवाइडर बन गया। अच्छा, अब यूटिलिटी प्रोवाइडर बन गया। टेक जैसे सर टेक्नोलॉजी ना, हमने बात की ऑक्सीजन है ना, इसके बगैर दुनिया नहीं चल सकती। तो क्लाउड उसकी पाइपलाइन है। ओके। क्लाउड के जरिए ही अब सारे एनवायरनमेंट पे आप काम कर सकते हैं, एक दूसरे को एक्सेस करते हैं और वो दूसरे क्लाउड लंग्स हैं
अगर लंग ऑक्सीजन है हाँ, तो और लंग क्लाउड से वो तो लंग उसको से जो पंप कर रहा है। प्रोसेस करते हैं, हाँ, पंप करते हैं उसको। पंप कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अभी फ़ायदा क्या है? अब देखें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना यार, क्लाउड है तो इस क्लाउड्स की वजह से क्या फ़ायदा हो रहा है? मैनेज सर्विसेज बहुत अच्छी हो रही हैं, रिलायबिलिटी उसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, एफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे आपको ₹1 नहीं लगाना, लगाना है सब्सक्रिप्शन पे, लेकिन वो एक आपका टारगेटेड पैसे हैं। इनोवेशन एंड मोटिवेशन का मसला नहीं है, ऑटोमेशन का मसला नहीं है। सिक्योरिटी उसकी स्टेट ऑफ द आर्ट इसलिए होती है क्योंकि उसने दुनिया के हज़ारों क्लाइंट को एक ही दुकान अपनी बेचनी है, तो वो तो कोशिश करेगा कि बेस्ट एंड बेस्ट इन क्लास करे। फॉर एग्जाम्पल गूगल का है क्लाउड, अज्योर है, AWS का नाम अभी जहन में रखिएगा, इस पर बात भी करेंगे हम। अलीबाबा का क्लाउड हो गया। अच्छा, अब ये तो हो गए, हम बात करते हैं यार क्लाउड डिसएडवांटेज क्या है सर? डेटा सोवेरेनिटी जो मैंने अब लफ्ज़ यूज़ किया, ये डेटा रेजिडेंसी, ये डेटा मौजूद है आपकी कोर बैंकिंग का, और आपके कस्टमर है जी फलाना जगह पे, उसके कस्टमर की इंफॉर्मेशन क्यों मेरे ABC कंट्री के पास मौजूद हो, जो कि किसी भी वक्त उस चीज़ को एक्सप्लॉइट कर दे या मेरा उसी कंट्री से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाए, तो आपको तो वो डेटा मिलेगा ही नहीं वापस। वो इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपने सारा वहाँ पोस्ट कर दिया। तो एक तो ये डेटा सोवेरेनिटी का मसला है, डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा खतरनाक। अब बात करते हैं सर, अगर आपने मशहूर ज़माना भी सुना हो, 4-6 दिन से 10 दिन से चल रहा है लगातार, मिडिल ईस्ट पे बैंक्स डिस्टर्ब हुए हैं, बैंक्स डिस्टर्ब हुए हुए हैं। AWS का जो इंसिडेंट हुआ है, सर्विसेज वो डाउन हुई। बिल्कुल ठीक है। जितने क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर होते हैं वो अपना ही DR देते हैं, डीआर क्या होता है? डिजास्टर रिकवरी। ठीक है। डिजास्टर रिकवरी, फॉल बैक। मैं ये नहीं हो सकता कि मैं डिजास्टर रिकवरी जो है ना वो अपनी बनाऊं करोड़ों रुपए ऐसी खर्च बात है। करके और प्राइमरी में कहीं और डालूं। सही बात है, अब फिर तो सर डबल आप खर्चा हो गया। इमेजिन करें कि जब वो क्लाउड का सिस्टम प्रॉब्लम में आया तो आपकी सारी सर्विसेज रुक गई। अब इमेजिन करें बैंक 10 करोड़ रुपए मेरे पास मौजूद है, मैं 10 रुपया नहीं निकाल सकता क्योंकि बैंक 6 घंटे के लिए डाउन है। आप इमेजिन करें कि जी क्लाउड का सर्वर मौजूद है और वो क्लाउड जो है AWS का आज इस जोन से मैनेज होकर दूसरी जगह नहीं हो पा रहा। खुदा ना खास्ता एक रीजन से दूसरे रीजन में डेटा जो है वो सही से रेप्लिकेट नहीं हुआ। अच्छा, ये तो बातें हो गई सर अवेलेबिलिटी की ना, डाउन हो गया, डिनाइल ऑफ सर्विस हो गया। क्लाउड पे एक बहुत बड़ा रिस्क है, और वैसे सब जगह ये होता है, लेकिन क्लाउड का सबसे ज़्यादा है, वो है सप्लाई चेन का रिस्क, थर्ड पार्टी सिस्टम्स का रिस्क, साइबर सिक्योरिटी का रिस्क। क्राउड स्ट्राइक है, क्राउड स्ट्राइक दुनिया की लीडिंग साइबर सिक्योरिटी फर्म थी। उन्होंने हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सिस्टम्स में अपनी प्रोडक्ट लगाई हुई थी। उनकी प्रोडक्ट की वल्नरेबिलिटी आई एक पैच की, वो पैच अपडेट हुआ हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सिस्टम में, वो लिटरली मूवमेंट उस क्लाउड से हुआ, वो दुनिया की वो सारी ऑर्गेनाइजेशन एक साथ डाउन हो गई। फायर आई जो है ना नामी ग्रामी ऑर्गेनाइजेशन थी साइबर सिक्योरिटी की, वो फायर आई खुद ब्रीच हो गई। तो सप्लाई चेन का मैकेनिज्म सर, इससे ज़्यादा अब एक और बात, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिस कॉन्ग्लोमेरेट है, 22 ऑर्गेनाइजेशन है उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम आ गई, उस ऑर्गेनाइजेशन से कैस्केडिंग मूवमेंट करके वो 21 ऑर्गेनाइजेशन और हैम्पर हो गई। देखिए रेपुटेशन डैमेज तो हुआ ही हुआ, उस एक ऑर्गेनाइजेशन से हो तो अब्दुल कादिर की जो 21 और ऑर्गेनाइजेशन है ना, मेरे रेपुटेशन पे बात आएगी कि आई एम द चेयरमैन ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, और मेरे पूरा बोर्ड हैम्पर होगा इस पॉइंट ऑफ व्यू पे, ये तो है ही। ठीक है। इसी तरह क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए, फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर क्लाउड का मसला है सर, यूटिलिटीज़ बहुत क्लाउड यूज़ करती हैं, तो ये तमाम चीज़ें। एक सेकंड यहाँ पर रुक जाए। क्लाउड तो मैं और आप भी यूज कर रहे हैं, बिल्कुल यूज़ कर। क्लाउड मैं और आप तो प्रोसेसिंग के लिए नहीं यूज करते, हम तो डेटा स्टोर, हम तो बहुत बेसिक यूज करते हैं ना क्लाउड का, हम तो डेटा के लिए यूज करते हैं। यार तस्वीरें वहाँ पड़ी रहेंगी, हमारे फ़ोन पे स्टोरेज है 1 GB की, 500 MB की, GB की, 500 GB की स्टोरेज है, वहाँ पे 1 TB का 2 TB का क्लाउड ले लिया मैंने, महीने का किराया देता हूँ, मेरा डेटा उधर चला जाए। मैं तो इसलिए यूज़ करता हूँ, आप शायद ज़्यादातर जो आम लोग हैं इसीलिए यूज़ करते हैं। लेकिन आपने ये बताया कि जो AI भी हम यूज़ कर रहे हैं, ये क्लाउड के जरिए वो सारे, वो मतलब वो सिर्फ डेटा स्टोरेज नहीं कर रहा, वो प्रोसेसिंग भी करता है, सब कुछ करता है। हाँ। ठीक है। ये क्लाउड एक्चुअली एक इंटरनेट, मतलब ये क्लाउड और मेरे दरमियान क्या रिश्ता होता है? मतलब ये तो आपने बता दिया कि ये एक टेनेंट और सर्विस प्रोवाइडर का है, कि मतलब वो बिल्कुल। आपको यूटिलिटी, जैसे कि इलेक्ट्रिक है, कि इलेक्ट्रिक हमें बिजली देती है, हम उसको उसका किराया देते हैं, महीने का यूटिलिटी ऐसे। सर्विसेज देते हैं, हमने इतना यूज़ किया। लेकिन ये खुद, जैसे हमें पता है ना, बिन कासिम का ग्रिड है, क्लाउड खुद कहाँ बैठा हुआ होता है? अच्छा, क्लाउड यही एक चीज़ है,
एक तो क्लाउड में जब प्राइवेट क्लाउड्स हैं तो आपको पता है कि यार पाकिस्तान में मल्टीपल डेटा सेंटर्स मौजूद हैं, पीटीसीएल हो पाकिस्तान गया, में बैठा है। ट्रांसवर्ल्ड हो गया। आज जो अब इस वक्त बड़े अच्छा सॉवरेन क्लाउड की बात हो रही है, वो अगर आपको स्काई 47 का बारे में नाम सुना हो जी जी तो वो बड़ा अच्छा सपोर्टेड, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी उनको सपोर्ट कर रही है और तमाम चीज़ें, तो वो एक सॉवरेन क्लाउड की बात करें। क्लाउड इसी तरह है जैसे आपने खुद अपना डेटा सेंटर किसी को दे दिया, लेकिन वो दूसरे लोगों की मैनेजेबिलिटी में उसका कंट्रोल भी डिफरेंट है, उसकी वो भी डिफरेंट है डेटा सेंटर की मैनेजमेंट। अच्छा, बहुत सी जगह जो ग्लोबल क्लाउड है ना, वो बताते भी नहीं है कि हमारा कहाँ है। ओके, ताकि ये vulnerability इम्पोर्टेंट। ना हो। ठीक है, समझ फॉर गया। एग्जाम्पल गूगल ये नहीं बताएगा कि आपको कहाँ है, वो बोलेगा यार एक रीजन में लेना है तो इतने पैसे होंगे, दूसरे रीजन में लेना है, डीआर अपना बनाना है तो इतने पैसे होंगे। सर आपको पता है सबसे बड़ा मसला ये जो AWS के इंसिडेंट हुए ना, इनमें कितनी बड़ी बड़ी लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन है जिनका एक जोन दुबई में था, एक अबू धाबी में था, दोनों इम्पैक्ट हो गए तो क्या होगा। समझ गया। सबसे ठीक है। बड़े क्लाउड प्रोवाइडर्स कौन है इस वक्त? AWS, हम्म, गूगल क्लाउड है, हम्म, और अज्योर है, माइक्रोसॉफ्ट का अलीबाबा, Azure जी है? माइक्रोसॉफ्ट का अज्योर है, ये 3 जी है। जी, और फिर अलीबाबा वगैरह हैं, और इसके अलावा भी बहुत और सारे। दुनिया के तकरीबन सारे ही बड़े बैंक्स और सारे ही बड़े FMCGs और सारी ही बड़ी एयरलाइंस इनसे सर्विसेज लेती हैं। बहुत सारी सारी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मतलब अगर कोई दहशतगर्द तंजीम खुदा ना खास्ता कल को ये फैसला करे कि वो एज्योर, गूगल और AWS के क्लाउड सिस्टम्स को बिठा दे, तो दुनिया का पहिया जाम हो जाएगा। डेटा सेंटर्स को बिठा दे तो बिल्कुल जाम हो जाएगा, माय बिल्कुल जाम हो जाएगा। सर ये वही है ना फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे आज एक थ्रेड भी हुई है कि एक बैंक को तेहरान में अटैक किया गया है, तो उसके रिवर्स में उन्होंने कहा है कि जितनी टेक्नोलॉजी की फर्म्स हैं मिडिल ईस्ट में, वो सारी की सारी, और उन्होंने नाम लेके Legal 5-6 target कहे, वो अमेरिकन टारगेट है। इट मीन्स कि आज वो 2 कंट्री के ऊपर ये वाली बात कर रहा है या 3 कंट्रीज़ के ऊपर बात कर रहा है मिडिल ईस्ट में। उसने शायद कतर का कहा है और इनका कहा है, फिर बैंकों का कहा है। तो कल को ये कहते हैं ना कि रिवर्ट में रेसिप्रोकली कोई दूसरा उसके ऊपर भी समझ इम्पैक्ट ला सकता है। तो अच्छा पाकिस्तान, अच्छा हम कहाँ प्लेस्ड हैं, ज़रा मुझे थोड़ा सा बताएं। पाकिस्तान इस पूरी इकोसिस्टम में जो आपने भी बातें की हैं, मैं थोड़ा पाकिस्तान की, हम हमारा कोई नाम है कहीं, नामों में कहीं हमारा कहीं क्लाउड हो, हम किधर खड़े हैं? मतलब ये दुनिया अच्छा में भी सब कुछ हो रहा है, क्लाउड बन रहा है, हम किधर हैं? अच्छा, पाकिस्तान में ना देखिए सर, पाकिस्तान कभी भी अर्ली मूवर नहीं रहा टेक्नोलॉजी में और सिक्योरिटी में। हाँ। इसका फ़ायदा भी बहुत है, सही इसका फ़ायदा भी बहुत है। जितना अगर आप इमेजिन करें कि 2010 में न्यूक्लियर प्रोग्राम हैम्पर हुआ स्टक्सनेट की वजह से, इसका मतलब है कि ईरान का टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग था उस ज़माने में भी। सही है। अच्छा, तो आप पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें मैनुअल हैं लेकिन कंट्रोल्ड हैं। कंट्रोल्ड, मैं डिफेंस एनालिस्ट नहीं हूँ तो मैं उसकी एग्जाम्पल नहीं दे सकता, लेकिन मुझे एक बात याद है कि लास्ट ईयर कॉन्फ्लिक्ट के दौरान, जंग के दौरान, हमने देखा कि हमारी रेजिलियंसी ने किस तरह काम किया। आज भी बहुत सारी चीज़ों पे इम्पैक्ट जब आता है तो हमारे साइबर सिक्योरिटी की या टेक्नोलॉजी की रेजिलियंसी कहाँ है। फिर दूसरी बात है कि जहाँ तक मेरी लिमिटेड नॉलेज है ना, पाकिस्तान में ना जो टेक्नोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी इंटेलिजेंस भी स्ट्रॉन्ग है, जो मुझे लगता है कि वो मैनुअल चीज़ों के साथ, ऑटोमेटेड चीज़ों के साथ उसकी डिपेंडेंसी के अंदर बड़े चेक एंड बैलेंस है। क्योंकि पाकिस्तान में देखें आज भी है ना फरहान भाई, मैं एक लीडिंग फर्म से ताल्लुक़ रखता हूँ जो कि 180 कंट्रीज़ में, बट बीइंग अ लीडर ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, मैं आज भी 4 चीज़ें हाथ की साइन से करता हूँ और मैं खुद इतना टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड हूँ, लेकिन मेरा काउंटर पार्ट आज यूएस में बैठा है ना, वो अभी आज भी डिजिटल साइन कर रहा लेकिन है। ये तो एक फ्लिप साइड है ना, लेकिन इसका में नुकसान भी तो बहुत हो रहा है ना। हम इसका ग्लोबल नुकसान सप्लाई हो रहा चेन में है, कहीं हाँ। नहीं है, हम हमारी ग्लोबल इकोनॉमी में हम किसी चीज़ का हिस्सा नहीं है, हम एलियनेटेड हैं। यहाँ पे पेपैल नहीं है, यहाँ पे गूगल पे नहीं है, यहाँ पे एप्पल पे नहीं है। ये भी सब उन्हीं चीज़ों का हाँ। नतीजा है ना। ये तो इन चीज़ों का तो नुकसान ज़रा होगा। अगर मैं ये आखिर में पूछना था, लेकिन चलो अभी पूछ लेता हूँ, कहीं रह ना जाए, क्योंकि बहुत सारे सवालात आ रहे हैं ना। ये आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि जो हमारी इग्नोरेंस है ये एक ब्लिस है। आप कह रहे हैं वो जो कहते हैं ना अंग्रेजी में कि नॉलेज इज अ कर्स, तो इग्नोरेंस इज ब्लिस, कि हाँ। हम ऐसे काम ही नहीं करते कि हैक हो जाए। कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ही ऐसा नहीं है कि हैक हो जाए। ये एक तरीके से कुछ जगहों पे मैं हाँ, कह लेकिन सकता हूँ। हाँ, फॉर एग्जांपल के मैं मिसाल देता हूँ कि पब्लिक सेक्टर में बहुत सारी चीज़ें आज भी मैनुअल सिस्टम के ज़रिए हैं। ठीक है। बहुत सारी चीज़ें पब्लिकली एक्सपोज्ड ही नहीं है। हाँ, लैंड रिकॉर्ड अल्हम्दुलिल्लाह सिंध ओ के नहीं है। नहीं है। अब किसी जब ने वो बड़ी है अच्छी ही नहीं, पोस्ट की हुई थी एक्स पे कि वो फाइलों के थद्दे लगाए हुए थे, बोला गो हैक दिस। हाँ,
अब जब वो फाइलों के थद्दे हैं मौजूद, तो सर इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ऐसे मैनुअल सिस्टम मौजूद हैं जिसको हैक करने का रिस्क नहीं है ना, तो वो एक मैटर है। लेकिन साथ साथ नुकसान ये है कि लेकिन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर मैंने दुनिया से मुकाबला करना है ना, मैंने इकॉनमी में दुनिया से मुकाबला करना है, आज फ्रीलांसिंग मार्केट में हम 4th नंबर पे अपने आप को कह रहे हैं, तो इसका मतलब है मैंने तो दुनिया के टेक इकोसिस्टम पे रहना है। तब तो मुझे टेक्नोलॉजी और क्लाउड का, जाना एआई पड़ेगा। का ये सारे इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो नुकसान ज़्यादा है। तो नुकसान ज़्यादा है अगर ठीक हम है, यूज़ ना करें ठीक है, इसका। समझ गया मैं। अच्छा, आपने एक छोटा-सा आइडिया मुझे दे दिया कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है इसके अंदर। गोइंग बैक टू द ग्लोबल पिक्चर, आपने बता दिया कि ये 3 बड़े सिस्टम्स हैं। ये एक तो हिस्सा आ गया क्लाउड। क्लाउड, अच्छा, और अभी आप कह रहे हैं कि सबसे बड़ा जो वल्नरेबिलिटी रिस्क है वो क्लाउड है इस वक़्त, ऐसा ही है? नहीं, नॉट नेसेसरी। नॉट अगर नेसेसरी। देखें वल्नरेबिलिटी आप मुझे रिस्क, इंफ्रास्ट्रक्चर हाँ, बता रहे थे ना क्योंकि हाँ, पहले कि भाई एक तो मेरा सिस्टम या मेरा फ़ोन है, हुँ। मेरा नेटवर्क है, फिर मैं क्लाउड से बात कर रहा हूँ, फिर इंटरनेट है, मेरी हार्डवेयर है, मेरी सॉफ्टवेयर है। ज़रा इस पूरे इकोसिस्टम को थोड़ा समझाएँ कि कौन-कौन सी जगहों पे सबसे ज़्यादा वल्नरेबिलिटी है इस पूरी सप्लाई चेन में, इस पूरे इकोसिस्टम में? अच्छा, जो वल्नरेबिलिटी है ना, देखिए हुँ। ये नहीं हम कह सकते कि जो नॉन क्लाउड हैं वो लेस वल्नरेबल हैं और क्लाउड वल्नरेबल है। लेकिन जो नॉन क्लाउड हैं उनमें कुछ चीज़ों का रिस्क नहीं है आपको। फॉर एग्जांपल, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में जितनी चीज़ें आपने ऑफ साइट रखी हैं, उसके कंट्रोल्स भी ऑफ साइट रखे हैं, उसकी चीज़ें भी मैनुअल हैं, हुँ। तो उसके अंदर कोई सप्लाई चेन का रिस्क आ रहा है ना, जो मैं कहता हूँ थर्ड पार्टी से, वो रिस्क आपका नहीं आ रहा। हुँ। लेकिन साथ साथ देखें उसका नुकसान क्या हो रहा है हुँ। कि आपको रियल टाइम फीड नहीं मिल रही, हाँ, हाँ, बहुत आपको रियल टाइम एनालिटिक्स नहीं मिल रही, आप दुनिया से उस चीज़ में पीछे हो रहे हो। फिर आप कह रहे हो कि यार बैक एंड में जी 6 घंटे बाद का डेटा लेके मैं उसको इंपोर्ट करूंगा। सही बात तो है। ये मसले हैं। तो हर चीज़ के वो कहते हैं ना प्रॉज एंड कॉन्स पे बात करें। हाँ, कुछ जगहों पे ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल जैसे देखें क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, हुँ। न्यूक्लियर प्लांट है आपका, हुँ। आपका यूटिलिटी सिस्टम है, हुँ। आपका ऐसा सिस्टम जो आपने अपने लिए चलाना है जिसमें कोई दुनिया की इंटरनेट की चीज़ नहीं है, आपका रेलवे मैनेजमेंट सिस्टम हो, हुँ। मेट्रो सिस्टम हो, उसमें आपको ज़रूरत नहीं है कि आप दुनिया के क्लाउड के साथ कनेक्ट करें और जी अपना सिस्टम चलाएं। मैंने तो अपनी एक चीज़ सीधी चीज़ चलानी है, ट्रेन इधर से आनी है, ठीक उधर है, पहुंचनी है, सही है। तो वहाँ पे मैं फिर इसी चीज़ को कंट्रोल करूँ। हुँ। इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम है। रिफाइनरी ने तेल को रिफाइन करना है, तो उसने डीसीएस से ऑफ साइट सिस्टम से ही उसको रिफाइन करना चाहिए, उसको स्काडा सिस्टम पे ही लेना चाहिए। इसको ओटी कहते हैं, हुँ। ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी। दुनिया में ना ये हुँ। एक नया बज़वर्ड आया हुआ है, आईटी के बाद ये ओटी, कि अब ओटी हैक होने वही लगे। ऑपरेशनल, हाँ। हाँ, ओटी इतने ज़्यादा हैक होने लगे हैं क्योंकि पूरे डीसीएस हैक हो जाते हैं, इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम हैक हो जाता है। हाँ। क्यों? क्योंकि उसकी ऑटोमेशन और एआई की सिस्टम अब पब्लिकली एक्सपोज सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करना शुरू कर दिया है, तो डीसीएस के इंसिडेंट होने लगे। कलेनियल पाइपलाइन है, ये तो एक्चुअली ओटी का इंसिडेंट है बहुत बिल्कुल बड़ा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आपने बीच में बात की, मैं चूँकि फिर अगेन ये हम एक फायरवॉल लगा रहे थे। पता चला कि वो फायरवॉल नहीं कामयाब हो सकी, बैठ गई या कुछ भी हुआ, उसको बंद कर दिया गया, शेल्फ कर दिया गया प्रोजेक्ट को। हुँ। डू यू नो व्हाट हैपेंड विद इट? हम क्या अच्छा करना चाह रहे थे और क्यों नहीं काम कर सका? डू यू हैव एनी इन्फॉर्मेशन? अच्छा देखें, काम नहीं कर सका इसकी स्टेटमेंट तो ज़राए से आई है हाँ, क़यास कि आराइयाँ बंद कर दी ज़्यादा गई हैं। है। काम करना क्या चाहिए ये इम्पोर्टेंट है कि इससे क्या करना चाहिए था और दुनिया में क्या होता है। दुनिया में चाहे सर चाइना को ले लें आप, हुँ। रशिया को ले लें, हुँ। ईरान को ले लें। इन्होंने बड़े-बड़े फायरवॉल्स लगाए हुए हैं इस तरह के, हुँ। जो कि ये जो कहते हैं ना मास कैंपेन्स करना, हुँ। एंटी गवर्नमेंट रिजीम्स को देखना, हुँ। कोई लोग गलत तरीके से आपको चीज़ करते हैं, वो हुँ। एंटी कम्युनिस्ट हुँ। कोई बात को समझ निकालना गया। या इंटरनल सिक्योरिटी को हैम्पर करना, ये तमाम चीज़ों के लिए इन्होंने अपने फायरवॉल्स लगाए। हुँ। कंटेंट की फ़िल्टरिंग के लिए लगाएँ, ठीक है। लोगों की मॉनिटरिंग के लिए लगाएँ। मकसद यहाँ तक होता है, यहाँ तक मकसद होना चाहिए। कितना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, कैसे इसको एग्जीक्यूट करना मैं चाहिए। ये नहीं समझता ये हाँ, मकसद सही है, लेकिन खैर हाँ। आपकी राय है ये। नहीं, मैं ये पॉइंट ऑफ व्यू कह रहा हूँ कि अगर आपका ये मकसद है, हाँ। फ्रीडम ऑफ स्पीच का अगर मैटर को भी आप कहें कि नहीं यार नहीं, ये भी हमने मतलब देखना है, हाँ, तो मतलब ये एक हाँ, हाँ, ये एक पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू हाँ, है ना। लेकिन हाँ, चले ठीक है, ये हाँ। आपकी राय है, ठीक है। लेकिन अगर ये है तो उसको भी तो आप स्ट्रांगली इम्प्लीमेंट करें ताकि आपके सिस्टम के अंदर लेटेंसी ना आए। हुँ। देखिए मसला क्या हुआ सर, हमारा मसला तो ये हुआ, इंटरनेट ही बैठ गया। मसला ये हुआ कि हमारे इंटरनेट बैंड जो बैठ गया क्योंकि वो एक इंसेप्शन में शायद आपकी अब्दुल रीडिंग क्या है? कादिर हाँ, हाँ। इतना स्ट्रॉन्ग इम्प्लीमेंटर नहीं था या इतना एग्जीक्यूटर नहीं था, हाँ। या वो उस प्रोडक्ट ने उस तरीके से काम नहीं किया जो इनकी इन्विजाज किया। हाँ। देखिए ये फेल हम होने की बात नहीं है, या हमारा हैम्पर हुआ, हो सकता है कल कामयाब हो जाए। वियतनाम उससे ज़्यादा फेल हुआ है बहुत बड़ा। अच्छा।
ह्यूज फेलियर हुआ है फायरवॉल लगाने में कि इतनी कंटेंट फिल्टरिंग का मसला आ गया था कि इनके सिस्टम्स डाउन हो गए। आप ये देखिए ना सर, हम बातें कर रहे हैं बीती देर से क्लाउड क्लाउड क्लाउड, जब मेरा एक डेटा मैं क्लिक करूंगा और 30 सेकंड बाद एक फाइल मेरी खुलेगी तो सर मैं तो परेशानी तबाह हो हो जाऊंगा। जाऊंगा मैं। और अगर मेरी एक एग्जीक्यूशन स्टेटमेंट 5 मिनट बाद खुलेगी तो मैं तो खत्म, मैंने तो उसी दिन छोड़ देना है ये बिल्कुल सारा। और जो हुआ जो हुआ फ्रीलांसिंग मार्केट के अंदर क्या चीज़ हुई, लोग कह रहे हैं कि कॉल सेंटर मेरा चल नहीं पा रहा क्योंकि मेरी कॉल नहीं लग रही। वहाँ हेल्प डेस्क में लाखों करोड़ रुपए निकल गए सिस्टम के। मैंने वो आईडी ब्लॉक करनी थी, वो मैं कर नहीं पाया। बिल्कुल ठीक है। तो अच्छा, अब इस तरफ आ जाते हैं दूसरी तरफ। एस्टोनिया का दुनिया में कहा जाता है वन ऑफ द स्टेट ऑफ द आर्ट फायरवॉल सिस्टम लगाया गया, ठीक है। और इतना कामयाब हुआ है कि उनकी कंटेंट फिल्टरिंग भी स्ट्रांग है, उनकी जो उनकी ख्वाहिशात थी वो सारी चीज़ें स्ट्रांग है जो फायरवॉल का जो भी ऑब्जेक्टिव उनका होता है। पर्पस था। हाँ, अच्छा, फायरवॉल को ना अल्फाज में भी सर हमारे यहाँ ना मसला ये है, साइबर सिक्योरिटी को भी ना बच्चा ना सेक्सुअल हरासमेंट का केस डाल दो, ये मेरी जी फेसबुक की आईडी ने हैक कर ली तो इसका केस डाल दो। लोगों को तो अवेयरनेस अब जाके या मेरा फ्रॉड हो गया बैंकिंग सेक्टर का उसका डाल दो, कोई ये अवेयरनेस तो आई नहीं रही कि यार मेरा सिक्योरिटी पे कैसे मेरे डेटा को पब्लिक किया या मेरे डेटा को कैसे खोला। सर मसला ये है कि मैं तो आज भी आपके रिसेप्शन पे भी आऊँ तो मुझे वो गार्ड खड़ा होकर कहता है कि अपना CNIC जमा करा दो। हाँ जब मैं वो CNIC आज दे गया आपको तो जी। CNIC पे तो मेरी 4 कॉपियां भी हो कितनी जाएंगी, यार मेरा क्या सिम कार्ड भी खुल कितनी जाएगा। बुनियादी बात कह रहे हैं आप। हर जगह मांग हाँ, लेते हैं, हर ऐसे जगह मांगते हैं मांग मजे लेते से। हम चलते फिरते जाते हैं, हमसे वो बायोमेट्रिक करा हाँ, देते हैं 50 हाँ। जगह पे, सिम कार्ड 100 रुपए की दे देते हैं, सिम कार्ड 100 रुपए में 1000 रुपए का बैलेंस दे देते हैं। बिल्कुल सही बात है। हम बड़ी खुशी खुशी वो बैलेंस देते हैं। आप क्या समझते हैं सर, नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड। तो ये जो फायरवॉल का मकसद है ना, उसका काम था ये सारी सिक्योरिटी भी कंट्रोल करना, जो कि एस्टोनिया ने किया। अगर मैं आपको ये आज तो सही है। हाँ, मतलब ये तो सही ये है। एक्चुअल काम है कि उसने कहा कि भाई मेरी डिजिटल आईडी है, फेक आईडी के जरिए फायरवॉल नहीं होगी, मेरी डिजिटल आईडी, मैं किसी दुनिया के रिसेप्शन पे चला जाऊंगा, एक टूल लगा हुआ होगा, मैं अपना मोबाइल दिखाऊंगा जिसमें मेरी डिजिटल आईडी होगी, जैसे ही मैं सिंक करूंगा मेरा दरवाज़ा खुद ही खुल जाएगा। हाँ। मैं ऑथराइज हूँ इस जगह दाखिल होने के लिए। यहाँ मैं उसको रिसेप्शन पे देता हूँ कार्ड, कल को वो गुम कर दे, वो लेके भाग जाए, हाँ, उसकी हाँ, वो 5 कॉपियाँ बना ले। अनफॉर्चुनेटली हमने इंसिडेंट देखे हैं, सुने हैं। हाँ, नादरा का बिल्कुल सही हैक कह होना रहे हैं। हमारा, कि नादरा की चीज़ों का ठीक है, अब नादरा ने बहुत मेरे ख्याल से कंट्रोल्स और कुछ चीज़ें एम्बेड कर दी हैं जिससे बेहतरी है, लेकिन आपकी तो सर पर्सनली आइडेंटिफाइबल इन्फॉर्मेशन चली गई ना। बिल्कुल ठीक है। FBR का डेटा होता है। FBR का डेटा है, बिल्कुल ये सही। तमाम चीज़ों की लीकेज है। अच्छा, होता दुनिया में भी है, दुनिया में भी विकीलीक्स हुए हैं, दुनिया में भी एप्स्टीन है, लेकिन वो टारगेटेड एक बिल्कुल एक डिफरेंट पॉलिटिक्स है। यहाँ तो हम बेसिक्स लेवल पे भी ये चीज़ों का इशू। तो आपको नहीं, कुछ लोगों ने ये भी कहा, आई एम सॉरी, आई एम गोइंग बैक टू द फायरवॉल अगेन, कि जो मकासद हमने सेट किए थे फायरवॉल के लिए, शायद वो बहुत ओवर एम्बिशियस थे और वो नहीं थे जो आपने अभी कहे कि जो मकासद डुएबल थे। हमने उस फायरवॉल से वो कुछ करने की कोशिश की जो शायद वो अच्छा, करना, वो उसका डिजाइन उस चीज के लिए नहीं था, वो अच्छा, डिजाइन नहीं थी इसमें वो काम करने के लिए। इसमें मैं नैरेटिव इस साइड का नहीं दे सकता कि जो यहाँ वाले कह रहे हैं कि यार अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुआ। मसला सर सारा ये है ना कि जो ऑब्जेक्टिव लाने वाले थे, जिस चीज़ की इन्होंने कंटेंट फिल्टरिंग करनी थी, या जिस एंटी साइट को रोकना था, हाँ, वो साइट कितनी उस सिस्टम में स्ट्रांग थी बहुत जिसने उस फायरवॉल को ब्रेक किया। बहुत सिंपल सी सवाल है हाँ, आपसे। आप मुझे ये बताइए, चले आप अगर एक जगह बैठे हैं और आप डिसाइड करते हैं, आपका एक मुल्क है जी, कोई आइलैंड के आप सदर हैं, आपने अपने आइलैंड पे एक फायरवॉल लगा ली और वहाँ के शहरी यूट्यूब को रीच आउट कर रहे हैं, क्या आपके पास उस कोई फायरवॉल आपको ये कैपेबिलिटी देती है कि अब यूट्यूब को तो आने दें लेकिन उस वीडियो को रोक दें? क्या फायरवॉल में इस किस्म की एबिलिटी होती है या वो 100%, पूरा यूट्यूब 100%, रोकेगी? वो बिल्कुल एक रोकती है, पर्टिकुलर वीडियो को ब्लॉक कर देगी, बिल्कुल रोकती है। लेकिन फिर हम ये क्यों देखते हैं कि ये सारी गवर्नमेंट्स यूट्यूब को ही खत लिखती हैं कि भाई ये चैनल बंद कर दो? असल में मसला सर यही है ना, यहाँ से बात शुरू होती है। अगर ये कर सकती तो इंडिया भी कर लेता। नहीं, इसलिए नहीं कर सकता ना कि अभी मैंने क्या बात बोली, जो आपके बराबर में आपका पार्टी बैठा है, जो आपके फायरवॉल को तबाह करने के लिए बैठा है या कंटेंट फिल्टरिंग, वो तो 1000 बॉट लेके बैठा हुआ है। वो 5 लाख कॉपियां उस वीडियो की बना रहा है जिसके पीछे उसका मशीन कोड मौजूद है, जो उसको रोक नहीं पा रहा कि मैंने रोकना क्या है। यू गेट माई पॉइंट? नहीं, मुझे नहीं एक वेबसाइट है जिसको मैंने स्टॉप करना है, नहीं, वेबसाइट को नहीं करना, एक मिसाल है, हाँ। और उस वीडियो को स्टॉप करना है। यूट्यूब की वीडियो को स्टॉप उस वीडियो को मैंने स्टॉप करना है। उस वीडियो का कोई नाम होगा,
उसके पीछे उसकी कोई आइडेंटिटी होगी। बिल्कुल ठीक है। उस आइडेंटिटी की 1000 कॉपियां बॉट्स के जरिए इतनी बनती जाएंगी कि जितने फायरवॉल आप कंट्रोल कर रहे हो उससे ज्यादा उसका बॉट का है। नहीं, लेकिन वो तो हाँ। एक आप डिफरेंट बात कर रहे हैं ना, मैं तो ये सिंपल बात कर रहा हूँ कि जैसे इंडिया ने ये किया, जैसे इंडिया ने ये किया कि हम जब ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो रफ्तार इंडिया में बैन हो गया। बिल्कुल सही है, YouTube ने आपने हमें उसी खत दिन डाल लिखा, दिया था और सारा बता। यूट्यूब ने हमें खत लिखा कि भाई साहब आपके इंडियन गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट किया आपका चैनल बंद कर दिया जाए। लेकिन क्या इंडिया के पास अगर ये कैपेसिटी हो, इसीलिए हम देखते हैं वो एक्स पे भी गवर्नमेंट को एक्स को लिखते हैं भाई इस अकाउंट को रोक दो। तो यानी कि इंडिविजुअल गवर्नमेंट्स के पास अभी ये कैपेबिलिटी नहीं है ना कि वो एक्स को तो खुला रखे लेकिन फलाना अकाउंट बंद कर दें। उनके अपने आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में ये कैपेबिलिटी नहीं है शायद। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में कैपेबिलिटी बन सकती है जब लेकिन वो अभी उसको नजर नहीं आती कहीं इस्तेमाल होते हुए। नहीं, मसला ये है ना क्योंकि कि चाइना ने तो भाई बंद ही कर दिया ना, चाइना ने बोला भाई गूगल बंद है, हम तुमको आने नहीं देंगे। हाँ, वो तो अलग बात हो गई कि मैंने जैसे पाकिस्तान ने यूट्यूब बंद कर दिया था। लेकिन हम ये कहीं नहीं देख पा रहे कि एक कहीं भी किसी मुल्क में, मुझे नहीं पता रशिया का, लेकिन कि वो यूट्यूब तो खुला हो लेकिन एक चैनल को वो खुद डायरेक्टली सेंसर कर दें, या एक्स तो खुला हो और एक अकाउंट को सेंसर कर दें। अच्छा कर सकते हैं, लेकिन कामयाबी इसलिए नहीं मिली ना सर। पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो कामयाबी नहीं मिली, और मैं बताता हूँ कि कहाँ कामयाब हुए। ठीक है। कामयाबी इसलिए नहीं मिली कि इसके मिलियंस एंड जिलियंस ऑफ जगह रोकने की हैं। देखिए हमारा ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए ना कि यार मैं चीता चीज़ें निकालूं, मैं वो चीज़ें निकालूं जिससे मुझे रोकना है। मैंने मिलियंस एंड जिलियंस चीज़ों को लेना शुरू कर दिया। मैंने कहा यार अब्दुल कादिर तुम भी सही नहीं हो, तुम भी सही नहीं हो, तुम भी सही नहीं हो, और ये इतना बड़ा नेट फेंक दिया। अब इतनी बड़ी चीज़ फेंकी तो यूट्यूब भी कह रहा है कि भाई तुमने आधी यूट्यूब भी बंद कर दो अगर तुम्हें ये मसला है। एक चीज़ ये देखें, या तो बाय एंड लार्ज आप टोटल बंद कर दो। अच्छा टोटल बंद करने में भी मसला ये है कि ना, देखें टेक्नोलॉजी में, टेक्नोलॉजी की दुनिया में आपकी रिस्पेक्ट कितनी है ये इंपॉर्टेंट है। यूट्यूब को आपने खत लिखना और यूट्यूब को इंडिया ने खत लिखने में बहुत फर्क है सर। सुनता है उनकी। आप ये सोचें कि चाइना ने अगर गूगल बंद किया ना तो चाइना के किसी एंड यूजर ने वीपीएन से अगर गूगल खोल लिया ना तो जो उसको रेप्रीमेंड पहले मिलेगा, दूसरा वार्निंग मिलेगा, तीसरी दफा शॉर्ट हो जाएगा। आप ये सोचें सर, मिडिल ईस्ट के अंदर सऊदी अरब में व्हाट्सएप चलता है? कभी आप चले जाएं, नहीं चलता। क्यों नहीं चलता सर? चल सकता है। हम जाके चलाते हैं लोग। नहीं, वीपीएन से चलाते हैं। रेजिडेंट ऑफ सऊदी अरब 99% नहीं चलाता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो 1 दिन या 2 दिन चलाता है, उसके सिस्टम से, जीएसएम सिस्टम से, उसके अलाइड एप्लीकेशन वाले सिस्टम से उसके पास अगले दिन कॉल चली जाती है कि आपने ये वीपीएन क्यों ऑन किया। सही है। हमारा मसला ये है कि अगर हमने एक सिस्टम को किसी चीज़ के लिए रोकने के लिए किया तो जो उसकी अलाइड एप्लीकेशन है उन्होंने सपोर्ट नहीं किया उसको। समझ गया। व्हाट वाज थ्रॉटलिंग? एक मैंने बड़ा लफ्ज़ सुना मशहूर, हमारे कुछ दोस्तों ने बताया, इंटरनेट वालों ने, कि थ्रॉटलिंग की जाती। व्हाट इज थ्रॉटलिंग? अच्छा देखें, अगर मैं वैसे इंटरनेट थ्रॉटल की बात करूं तो वही एक आप ये समझें कि ऑटोनोमस बॉटिंग, और अगर मैं थोड़ा सा इसको और ऐड करूं तो इतना ज़्यादा इन्फोर्स कर लेना कि वो एक डिनाइल ऑफ सर्विस की तरफ चला जाता है। रास्ता इतना बंद कर देना, इतनी छोटी चीजों को, इतनी बैंडविड्थ को, उसकी पाइप को छोटा कर देना, छोटा कर देना, रिजेक्ट होना शुरू, बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। है। तो ये कर सकती थी ये फायरवॉल? बिल्कुल कर सकती थी। यही हुआ और एक्चुअली यही हुआ ना सर कि वो इतना ज़्यादा हुआ कि वो डाइजेस्ट ही नहीं कर पाया। ठीक है, और इसी वजह से पूरी सर्विस डिनाइल सर्विस आना शुरू हो गया। एक्स बंद हो गया, फलाना बंद हो गया, ये बंद हो गया, वो बंद हो गया। अच्छा एक चीज आपने बहुत इंपॉर्टेंट बतानी है आज। ये सारी जो सिनेरियोज आपने अभी तक डिस्कस किए बड़े खौफनाक हैं। और एक और बात जो आपने बगैर कह दी है कि हमारा तो नाम भी नहीं है कहीं दास्तानों में, कि कहीं हम कहीं नजर नहीं आ रहे, मैप पे हम नहीं है इस वक्त। अब एक आम पाकिस्तानी, अब एक डिलेमा है ना यहाँ पे अब्दुल कादिर, कि एक 25 साल का पाकिस्तानी जो हमारी इस पॉडकास्ट का व्यूअर है, वो बेचारा इंटरनेट के साथ उतना ही कनेक्टेड है जितना कोई अमेरिका का 25 साल का लड़का कनेक्टेड है। वो टेक को उसी तरह इस्तेमाल करना चाह रहा है, एप्स डाउनलोड करता है, वो क्रिप्टो करेंसी के में इन्वेस्ट कर रहा है, वो बिल्कुल उसका बिहेवियर, कंज्यूमर बिहेवियर वही है। व्हाट आर फ्यू ऑफ दोनों लेवल बताइएगा। एक तो एज एन इंडिविजुअल वो अपने आप को कैसे महफूज बना सकता है, जैसे आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि साइबर हाइजीन, बिल्कुल सही, वो उसकी कुछ चीदा बातें बताइए। और फिर अगले स्टेप पे एज ए नेशन हमको क्या करना चाहिए। और एक आखिरी चीज जो मैं पहले ही आपको हेड्स अप दे रहा हूं, जो मैं आपसे पूछूंगा कि क्या इसराइल इस स्फेयर का सबसे बड़ा बदमाश है? ये 3 सवाल हो गए। पहले आप
पर्सनल, अच्छा हाँ, तो नेशनल एक तो बिल्कुल और हाँ। अच्छा देखिए, पर्सनल मैटर पे सर सबसे बड़ी बात है, आपने जो सबसे इम्पोर्टेंट बात की ना, वो कॉमन पर्सन की बात नहीं की है, वो बच्चे से शुरू की है। हम्म, देखिए, टेक्नोलॉजी कल्चर हैज़ बीन एम्बेडेड एंड इनकलकेटेड इन द नेचर ऑफ द बच्चा पार्टी इन द वर्ल्ड, पूरी ऑल दुनिया में डेवलपिंग कंट्रीज। उनके लिए ये उसके लाइफस्टाइल है। उसके चौथी क्लास का बच्चा, दूसरी क्लास का बच्चा आज भी टैबलेट से ही काम कर रहा है, आज ही ऑटोमेटेड सिस्टम से काम कर रहा है, आज ही नो कोड पे कर रहा है। हम आज भी ट्रैक्टर बनाने का तरीका सीखते हैं, ठीक है, मैं सरकास्टिक भी बोल दूं, या आज भी कोर्सेज में 8वीं 9वीं 10वीं में इतनी बेसिक आईटी की एमएस एजुकेशन है, डॉस, एमएस डॉस से सर, और उसके ऊपर पूरे पूरे आधे आधे पेज का राइटअप है। वो फ्लॉपी डिस्क, इनपुट डिवाइस। मतलब जस्ट इमेजिन सर, जस्ट इमेजिन। तो अगर आप ग्रास रूट लेवल पे एजुकेशन ऐसी नहीं देंगे तो हो ये जाएगा कि सर जब 22 साल बच्चा अचानक दुनिया के मुकाबले में उस टूल को सीखेगा क्योंकि वो कोर्स आ गया। देखिए हुआ क्या, मैंने पढ़ा 9-10 ऑब्सलीट टेक्स्ट बुक से, कंप्यूटर साइंस पढ़ा, ठीक है, मैंने पढ़ी जी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, अभी मैं हटा देता हूँ ओ लेवल और ये तमाम चीज़ें चले, फिर भी करिकुलम कुछ डिफरेंट बेहतर है। है। हाँ, अच्छा, ग्रेजुएशन भी एक रीजनेबली कर ली, वो भी एचईसी अपने 5 साला मंसूबे के तहत और 50 साला मंसूबे के तहत कोशिश तो कर रहे हैं ये लोग, लेकिन कोशिशों के अलावा जो पॉलिटिकल चीज़ें आ जाती तो उसकी वजह से सर। अच्छा, ये चीज़ें करते करते मैं आया जब जॉब की लाइफ में ना, तो मैंने सर्टिफिकेशन सिस्को की वही करनी है, मैंने साइबर सिक्योरिटी की वही सर्टिफिकेशन करनी है, मैंने लीड ऑडिटर मैंने उसी चीज़ का बनना है जो कि डेवलप्ड कंट्री में सिंगापुर भी यस, कर रहा है, जो कि वो भी कर रहा है। अच्छा, मैं जब आऊँगा 24-25 साल का तो मैंने वो पढ़ा, मेरी ग्रास रूट पे मेरा एक्सपीरियंस नहीं है। मैं एक बात करना चाह रहा हूँ ना, जैसे बताने के लिए, मेमन बच्चा जब 24 साल का होता है ना तो वो कारोबार करता है ना, तो उसके दिलो दिमाग में भी ना कारोबार की सारी लर्निंग होती है, वो आपको हिला के रख देगा, बिल्कुल ठीक है, उसको बिजनेस का इतना पता होता है। बिल्कुल ठीक है। हाँ, उनके लिए टेक्नोलॉजी का वो मेमन बच्चा है जो बचपन से सिखरता आ रहा है, तो वो 24 साल का बच्चा। अच्छा, मेरा मसला ये हुआ कि मैंने 24 साल के होते ही सिस्को का ये कोर्स पढ़ा, मैंने शॉर्टकट ढूंढने शुरू कर दिए, मैंने वो ब्रेंडम ढूंढने शुरू कर दिए, मैंने लोगों से मदद लेना शुरू कर दी, और ऊपर ऊपर का पढ़ के शायद सर्टिफिकेशन निकाल दी, निकाल ली और मैंने। वो एक्सपीरियंस मेरा वहाँ से शुरू हुआ। हम पाकिस्तानियों के देखें, एक बात अजीब सी है, लेकिन मैं तो हमेशा से ये कहता हूँ कि हम पाकिस्तानी और स्पेशली कराची वाले ज़्यादा, हम्म, इंशाल्लाह हम तो हैं ही जन्नती। हम इसलिए जन्नती हैं क्योंकि हमने तो सब कुछ वैसे ही अपनी मेहनत से किया। डिजिटल जो काम है, कहते हैं ना सर, बहरी बर्री फ़ज़ाई, ये तीनों जो लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि अगर उनमें से कोई मरता है या कुछ होता है या उसको इम्पैक्ट, तो वो शहीद है। ये तो ठीक है, क्लियर है ना, मतलब मुसलमान है और मुसलमान ने जंग में, अगर ये जंग लिए तो ठीक तो है। ये डिजिटल सिक्योरिटी वाला, ये डिजिटल टेक्नोलॉजी वाला जो मेरे मुल्क के लिए, मेरे मुल्क की तरक्की के लिए अपना काम अदा कर रहा है, उसकी मेहनत गाजी की नहीं होनी चाहिए। सही बात है, तो पहले तो ये एक इम्पॉर्टेंट है कि इसको वो ये चीज़ मकाम दें। उसको एक मकाम दें, उसको ये रिस्पेक्ट दें, और फिर आता है कि यार उसकी वजह से ये हम, पता है क्या सर, हम अभी भी सोचते हैं कि यार ये रेमिटेंस ना मेरा सऊदी अरब का मजदूर लेकर आ जाए। हाँ, हमारा बहुत ज़्यादा कोशिश होती है, हम किसी भी पॉलिटिकल फिगर की बात कर लें, हम एक्स पीएम की बात कर लें, हम आज के कर लें, कि यार मेरा रिक्वेस्ट मोहम्मद बिन सलमान से भी यही होगी या नैयान साहब से भी होगी कि यार हमारे लोगों का मज़दूरों का वीज़ा आप खोल दें या इनका खोल दें। हमारे पास है ही नहीं उससे लोग। उससे ज़्यादा हम बोलें कि यार आप हमें स्किल सेट दे दें, आप हमें दुकान। क्यों देंगे यार अब्दुल कादिर, क्या बात है? वो व्हाई वुड दे गिव यू स्किल सेट? उनके अपने लोग नहीं है। नहीं, सही कह रहे हैं ना सर सर। सर मसले ये, हम अपने लोगों को खुद स्किल सेट देंगे ना। देखें, बड़ी सिंपल सी बात है, मैं समझ गया आप किस तरफ लेके जा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि यार ये रेमिटेंस भी कोई हाई क्वालिटी रेमिटेंस ले आओ ना। एक लेबरर का डॉलर और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के डॉलर में फ़र्क है, आप ये बहुत कह रहे फ़र्क है, बहुत हैं। मैं इसकी सिंपल एग्जांपल देता हूँ। अभी हमें ये एक मंत्रा भेजा जा रहा है, मंजन भेजा जा रहा है कि जी रेमिटेंस तो अच्छी होती हैं और ये जो है ये बड़ा अच्छा काम हो रहा है जी, लोग बाहर जा रहे हैं, शऊर से पेट नहीं भरता, इस तरह के जुमले आप सुन रहे होंगे। लेकिन मुझे एक बात बताओ यार, अगर 1973 में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान हॉलैंड में बैठ के रेमिटेंसेस भेजते रहते और पाकिस्तान आकर न्यूक्लियर प्लांट पे काम नहीं करते, तो क्या होता? हाँ, लेकिन ये सर आपका ही पॉइंट है ना। जी, नहीं, वैलिड पॉइंट है, लेकिन देखें डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जैसे कितने आए, ये मैं ये बता रहा हूँ कि हाँ, हमारे, लेकिन देखिए ना, वो तो एक दीवाने आदमी थे ना, वो हम्म, आ गए मुल्क की मोहब्बत में। हमारा निज़ाम इस चीज़ को अट्रैक्ट नहीं करता है। हमारा निज़ाम ऐसे लोगों को, हम तो कहते हैं जाओ
और बाहर जाओ, सबको बाहर भेजते हैं। हम एक डॉक्टर को भी उसी तरह खुशी से बाहर भेज रहे हैं जिस खुशी से हम एक ड्राइवर को बाहर भेज रहे हैं। मसला ये है कि डॉक्टर की ऑलरेडी शॉर्टेज है मुल्क में, और हाई क्वालिटी ब्रेन ड्रेन तो है ही वो ना। हाँ, आई थिंक हम डाइग्रेस कर रहे हैं। आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली राइट। मुझे थोड़ा सा वापस आ जाए उसके ऊपर। एक इंडिविजुअल, जो आपने बिल्कुल सही कहा, उसकी फाउंडेशन बनी नहीं, अब वो 25 साल का हो गया, अब उससे एक्सपेक्टेशन वही है जो अमेरिकन, ब्रिटिश, इजरायली, इंडियन बंदे से है जॉब की। उसको नहीं उसी एनवायरनमेंट में करना है। तो ये तो आपने एस्टैब्लिश कर दिया। व्हाट आर सम ऑफ द स्टेप्स अ 25-year-old कैन डू टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ? अच्छा देखिए, ये 25 साल नहीं, 25 साल से 50 साल के कॉमन आदमी सबके लिए है, 25 साल वाले के लिए प्राइमरीली एंड जनरली फॉर सब, कि ये इसको कहते हैं ना कि साइबर हाइजीन, मतलब एक कहते हैं ना रहने की हाइजीन, खाने की हाइजीन, पीने की हाइजीन है, तो साइबर की भी हाइजीन अपनी ज़िंदगी में आप फंसा लो। ठीक है। सबसे पहले तो एक लफ्ज़ है जो बड़ा मशहूर है कि यार ज़ीरो ट्रस्ट। सही। ये ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी में डाल लें टेक्नोलॉजी के लिए कि ज़ीरो ट्रस्ट अपने सगे पे भी ना करें। अरे अपने सगे पे भी इसलिए ज़ीरो ट्रस्ट ना करें क्योंकि वो सगा कहीं डीप फेक से आपको कॉल तो नहीं कर रहा। ठीक है। वो जो सगा है उसने जो वॉइस नोट भेजा है वो ब्रीच कर दिया है, और आप सर डीप फेक इतना स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी और एआई का काम कर रहा है कि मेरा जो अभी मेरी वीडियो बनी है ना सर, इस जैसी मेरी 10 और वीडियोज़ हैं, और हमारे कैमरामैन के पास ये पूरी वीडियो है। ये मेरी जेस्चर, ये मेरा पोस्चर, ये मेरा गेज, ये मेरी ब्लिंकिंग, ये मेरे भवें, ये मेरे चेहरा, इन तमाम के एनालिसिस से मेरी अगली 2 घंटे की एक और वीडियो निकालेंगे, और उस वीडियो के ऊपर लोग कहेंगे कि वो असली है, ये कादिर ने गलत ये बात बोली। इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम है। बिल्कुल ठीक। तो इसका मतलब है कि रोज एक्स पे देख रहे हैं। हाँ, इसी तरह जब आप ये, क्योंकि देखिए एक तो टेक्नोलॉजी की बात है ना, आपने मुझसे प्योर टॉपिक साइबर सिक्योरिटी का, तो सबसे पहले तो भाई ज़ीरो ट्रस्ट कर लो। इसका मतलब ज़ीरो ट्रस्ट का मतलब ये नहीं है कि यार आप कहो एतबारी किसी पे नहीं। अब ज़ीरो ट्रस्ट का मतलब है कि नाउ वैलिडेट विद सोर्सेस, थिंक बिफोर क्लिक, 5 सेकंड। अच्छा ये ना कहते हो ना, मतलब मैं तो यहाँ से शुरू करूँगा। हुजूर की सुन्नत भी यही थी कि हुजूर की सुन्नत में पेशेंस था, हम सबको पता है। उनकी सुन्नत में ठहराव था, उनकी बुर्दबारी थी। उस बुर्दबारी, उस ठहराव के अंदर ही से ये पॉइंट निकला है सर कि 10 सेकंड का पॉज लो। ये जो 10 सेकंड का पॉज है ना, ये 10 सेकंड 10 सेकंड रूल, ये साइबर सिक्योरिटी में बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई चीज़ जहां आपको सस्पिशियस लगे, आप लिफ्ट पे भी चढ़ रहे हैं ना, हम करते हैं ना, कराची में रहने वाला तो देखता है कि यार सामने रोड जैम है ना, आप यकीन करें हमारी नेचर में आ गया कि हमें लगता है यार आगे कोई जलाओ घेराव हो रहा होगा और ये हो रहा होगा, वो आ रहा होगा। हमारी कोशिश होती है कि हम रिवर्ट हो जाएं क्योंकि हमारी आदत है। मिडिल ईस्ट वालों को ना इतनी नेगेटिव की आदत नहीं थी, इसलिए ज़्यादा परेशान है। कराची वाला तो ड्रोन हाथ में लेके बाइक पे लेके चला गया, या लाहौर वाला क्योंकि वो तो सुबह शाम इजी मसलों को देखता है। तो थिंक बिफोर क्लिक, ठीक है, डोंट पैनिक। उसके बाद फिर अपने कंट्रोल्स लगाते चले जाओ। फॉर एग्जांपल जब हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं जी, अपनी हर चीज़ का डेटा को ऐसे रखो कि डेटा तुम्हारी ज़िंदगी है। हम क्या करते हैं कि जी डेटा कहीं भी पब्लिकली ओपन कर देते हैं। हमारा इसी वजह से कोई भी मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं होती हमारी। हमारे पास फ्रेजेस बहुत ख़तरनाक तरीके से पासवर्ड्स लगे हुए होते हैं। मेरा अलमिया इतना है सर, मैं इतनी इन्वेस्टिगेशंस करता हूँ सोशल मीडिया के जो अकाउंट्स हैं लोगों के, वही बैंकिंग अकाउंट में पासवर्ड चल रहे होते हैं। ये इतनी क्रिटिकल चीज़ है। मैंने लोगों को हमेशा समझाया और अवेयरनेस में, सोशल मीडिया की ईमेल एड्रेस और अपने बैंकिंग सिस्टम के ईमेल एड्रेस को बिल्कुल अलग कर दो। बिल्कुल ठीक है। पासवर्ड सेकेंडरी है, ईमेल एड्रेस को अलग कर दो। बिल्कुल ठीक है। जब आपका ईमेल एड्रेस पब्लिकली एक्सपोज नहीं होगी, कि सोशल मीडिया का एक्सेस का क्या मसला है। मैं ये कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया का एक्सेस सर, आपने पासवर्ड बड़ा स्ट्रॉन्ग कर दिया, आपने सारे उसमें कंट्रोल्स लगा दिए, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कर दिया, आपने सारी डिटेल डाल दी, सब चीज़ें ब्लॉक कर दी, लेकिन पासवर्ड और सब चीज़ें मौजूद हैं। फेसबुक हैक हो गया कल, और हुआ है, फेसबुक से उड़ गया। अब वो वहां से उड़ गया, बैंक से पैसे चले गए ना, और वहां से उड़ गया, पड़ा। वहां से उड़ गया, वहां से नहीं, मैं कह रहा हूँ फेसबुक से उड़ गया। और फेसबुक का पासवर्ड सीधा आपने या वो यूजर नेम लेके ब्रूट फोर्स किया तो आपका बैंक अकाउंट भी चल गया। तो फिशिंग की किसी ने तो आप गए,
सर फिशिंग की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली करेगा। इतनी ज्यादा होती है क्योंकि आपको तो वो डायरेक्टली डेटा मिल गया। सही। हम चलते फिरते जाते हैं सर, 2,000 रुपए का पेट्रोल भराते हैं, और मैंने भाइयों को देखा है 400 रुपए की बाइक पे पेट्रोल भी भरवाने में क्रेडिट कार्ड दे देते हैं उसको। वो क्रेडिट कार्ड वाला बेचारा इतना से एम्प्लॉय, उसमें CVV कोड भी लिखा हुआ है, वो जरा सी एक तस्वीर खींचे, बिल्कुल ऐसे ही। आप गाड़ी में एंजॉय कर रहे होते हैं, AC वेसी चल रहा होता है, पीछे से वो बैठा हुआ है और उसने क्रेडिट कार्ड आपका पूरा तस्वीर खींच ली। अच्छा, एक यहाँ पे एक और ही बड़ा मसला ये हो राइट, अब जैसे यूके में या बाहर अब कभी भी ट्रैवल करें तो अब तो आपका कार्ड लेते ही नहीं है, वो तो आपको देते हैं टैप करें, बल्कि अब तो फोन से टैप हो जाता है हाँ। और वो हो जाता है। पाकिस्तान में कार्ड लेकर चला जाएगा कहीं, हाँ। कार्ड लेके चला गया कहीं, वो पीछे जाएगा, वो चार्ज करके ला रहा है। अवेयरनेस सर, ये जो मैं कह रहा हूँ ना, देखिए थिंक बिफोर क्ले की जो 25 साल से 50 है, आप आज से फैसला कर लें कि यार मुझे अगर पॉस मशीन मेरे पास लाके नहीं रखोगे ना, मैं नहीं चार्ज कर रहा तो हूँ। मैं नहीं चार्ज कर रहा हूँ। वेरी गुड, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सही है। अच्छा, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी करनी चाहिए। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन करनी चाहिए। आप अपना कार्ड इस तरह किसी के वेटर के किसी के हवाले ना करें, बोले लाओ इधर भाई मशीन इधर लाओ। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक। फिर और डाइवर्सिफाइड रखें उसको। 2 पासवर्ड फैक्टर भी अलग हम रखें। चैंपियन रखते हैं। 2 फैक्टर ऐसा रखते हैं, मैं इतने बड़े बड़े मसले बताऊं, हमारे ऐसे इंसिडेंट भी हुए हैं। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन से ज्यादा डेटा बैकअप। एक भाई साहब हैं, पूरा लैपटॉप का अपना डेटा, बेहतरीन किस्म का उनका लैपटॉप स्नैच हुआ। उनसे बोला कि यार अपने लैपटॉप को तुम डेटा को रिकवर करो, कह रहे असल में हार्ड डिस्क भी उसी बैग में थी। ओह माय गॉड। जस्ट इमेजिन, 2 फैक्टर लगा रहे हैं और 2 फैक्टर दोनों ही एक ही सिंगल factor, पॉइंट ऑफ फेलियर पे single आपने point of डाला failure हुआ। में। बिल्कुल ठीक है, समझ गया मैं। तो इस तरह की चीज, इसी तरह सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं कि आप क्या करते हैं कि आप अपनी ईमेल एड्रेस को और अपनी तमाम चीज़ों को क्लोन करके रखते हैं, एक ही ईमेल एड्रेस यूज़ कर रहे होते हैं, एक ही जैसा पासवर्ड यूज़ कर रहे होते हैं, और उसके बाद आप कहते हैं कि ये कर लें। इसी तरह हम बात करते हैं, जो सर क्लाउड का आपने क्वेश्चन किया था ना, ये आगे बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम आज भी ट्रस्ट करते हैं कि मेरा अल्लाह ना करे अगर मोबाइल टूट गया या मेरा मोबाइल स्नैच हो गया, तो मैं जाऊंगा गूगल पे और मैं जाके कनेक्ट करूंगा, या मैं iOS पे जाऊंगा और जैसे ही यूज़र पासवर्ड डालूंगा मेरा सारा डेटा आ जाएगा। यही ट्रस्ट करते हैं, आप भी करते हैं, हम भी करते हैं। 99% ऑफ द कॉमन पर्सन आज यही काम करता है, और उसको ये ट्रस्ट है कि बैकअप कर लिया भाई। क्योंकि मैंने बैकअप किया हुआ है। क्या आप इमेजिन कर रहे हैं कि ये मोबाइल भी हैक नहीं हुआ, सॉरी ये मोबाइल भी नहीं टूटा, ये मोबाइल भी स्नैच नहीं हुआ, लेकिन iOS हैक हो गया। अब अगर वो iOS या iCloud हैक हो गया तो मेरा सारा डेटा जीरो हो गया। जीमेल पे लोगों के कांटेक्ट पूरे 5,000 कांटेक्ट मेरे आप कह रहे हैं फिजिकल रखें। हाँ, आप उसको एक्सपोर्ट करके रखें, एक्सपोर्ट करके फाइल रखा करें कहीं और, बैकअप क्वार्टरली, 6 मंथली, ईयरली, आप कोई ना कोई एक हिसाब बनाएं। और उसका भी रूल 3 to 1 है, एक बड़ा मशहूर रूल है, इसको कहते हैं 3 to 1 बैकअप रूल। ये अपनी लाइफ में ना जिंदगी का आदत बना लें कि अपने मोबाइल की भी 3 कॉपियां बना के रखें। कोई बड़ी चीज नहीं होती सर, सिंक करते हैं, 1 सेकंड में आप इसको सिंक करेंगे, ये दूसरी जगह पे सिंक हो जाएगा, उसकी एक्सपोर्ट फाइल बना बिल्कुल आ जाएगी, 1 सेकंड में आ जाती है। एक तो आप उसके सेकेंडरी बैकअप। फिर मसला जो मैंने आपको बताया था सर, रैंसमवेयर तो क्या रहेगा, प्राइमरी और सेकेंडरी टर्शरी 4 कॉपियां बना लें, वो सारी हैक हो जाएंगी रैंसमवेयर में। पहले ये समझ लें कौन सी चीज हैक नहीं होगी सर, जो ऑफ साइट पड़ी हुई है बैकअप। ये तरीका अब दुनिया में आ गया है। कुछ टेक्नोलॉजीज है, मैं ज़्यादा उस पर नहीं जा रहा, कि एयर गैप टेक्नोलॉजीज है जो ऑफ साइड हो जाती हैं, या ऑफ साइट आप उसको एनवायरनमेंट में रख लें, ऑफ साइड ही काम आती है। फिर एक और काम होता है, हम बैकअप लेते हैं सर, बड़ा ऑफ साइड से मुराद, ऑफ साइड का मतलब है या ऑफलाइन कर दें, ऑफलाइन भी कर दें। आपने एक हार्ड ड्राइव पे लेके उसको बैग में डाल दिया। सर ऐसे इंसिडेंट हमने देखे कि डेटा सेंटर में आग लग गई, पूरा सर्वर उड़ गया, कहने लगा यार गलती हुई कि टेप बैकअप जिसमें हमने पिछले हफ्ते लिया था ना, वो उसी के अंदर वो स्टोर में था, तो वो जल्दी से नहीं निकाला। ये तो बेवकूफ़ी है, ये तो हमारी कौमी मेंटालिटी है। अच्छा, ये ऐसा भी है कि सर मेंटालिटी का, कि मैं बाहर आया और CIO साहब के दराज के अंदर एक कमरे के अंदर वो चीज़ मौजूद है, या IT ऑपरेशंस वाला, जो कि उसी से इम्पैक्ट हो गया। बिल्कुल ठीक। 27 दिसंबर को जो इंसिडेंट हुआ था, उस दौरान में कितने डेटा सेंटर्स का डेटा इसी तरह गया था कि पूरी आग लग गई थी पूरे ऑफिस में। मशहूर ज़माना 27 दिसंबर का वाक़या, जिसके बाद IT के ये तमाम चीज़ों का मसला है। तो ये तो पर्सनल हाइजीन के आपने चंद बुनियादी उसूल बता दिए। नाउ क्विकली, एक एज अ स्टेट, व्हाट शुड पाकिस्तान डू इमीडिएटली, क्योंकि आप जिस किस्म के जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट में सारी निगाहें आप पर हैं, आप एक न्यूक्लियर स्टेट हैं, आपसे बहुत सारे लोगों को बहुत सा ख़तरा है, सब निगाहें आप पर हैं, आपको नुकसान पहुंचाने वाले भी हज़ारों हैं। एज अ स्टेट व्हाट शुड पाकिस्तान डू, ब्रीफली अगर आप इसमें। अच्छा, व्हाट शुड पाकिस्तान डू का मतलब है कि वो वाली चीज़ें जो उनमें से बहुत सारी पाकिस्तान कर भी रहा होगा, उसको और स्ट्रेंथन कर दें। ठीक है। या ग्लोबली दो लोग क्या कर रहे होते हैं वो भी होना चाहिए, क्योंकि मैं इसका कोई गैप ऐसा नहीं बता सकता जो कि आपको पता नहीं है क्या हो रहा है कि मैं, हाँ देखिए
सबसे पहले जो मैंने लफ्ज़ यूज़ किया ना कि ज़ीरो ट्रस्ट। ठीक मैं क्यों कह रहा हूँ ज़ीरो ट्रस्ट वर्ड है कि मेरा कोई पड़ोसी मुल्क जो मेरा बहुत ही फेवरेट हुआ करता था, मैं प्रॉक्सीज में भी यूज़ शायद करता रहा हूँगा, वही आज मेरा दुश्मन बना हुआ है। दुश्मन बना हुआ है। मेरा अपना यहाँ रहने वाला मेरा आज दुश्मन है। तो भाई ये ज़ीरो ट्रस्ट तो करना है। ठीक है। फिर ये है कि नेशनल लेवल पे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को आपने इन्फोर्स कराना है विद द लीडिंग टेक्नोलॉजी एंड साइबर सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस। जितने डिफेंस इन डेप्थ के कंट्रोल्स हैं सर, डिफेंस इन डेप्थ का मतलब पता है क्या होता है सर? अगर मैं लोगों की ऑडियंस की उसके लिए रहनुमाई के लिए, अनियन रिंग होती है ना, तो अनियन रिंग में आखिरी रिंग पे प्यास पे नहीं पहुंच सकते जब तक वो सारी रिंग उसकी पूरी ना। पील ना करे। तो आप पैरामीटर से लेकर होस्ट तक हर जगह पे सिक्योरिटी लगाएं। होता ये है कि लोग क्या करते हैं कि जी जो सामने है ना वो इतने बड़े बड़े सिक्योरिटी गार्ड बिठा देंगे, ह्यूज किस्म के डेटा और सिक्योरिटी नजर आ रही होगी, और नीचे के लेवल पे ना लोग कंट्रोल होंगे। मैं इसमें सिर्फ एग्जांपल देने के लिए, बांग्लादेश सेंट्रल बैंक का इंसिडेंट हुआ सर, 5 मिनट में $81 मिलियन चले गए। $900 मिलियन का अटैक हुआ था, $900 मिलियन का। लेकिन वो एक फाउंडेशन की स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से एक $811 मिलियन बच गए। वो तो लकीली जो हैकर था ना उसको फाउंडेशन की स्पेलिंग सही नहीं आती थी, तो वो स्विफ्ट का इंसिडेंट नहीं। $81 मिलियन चले गए। हम सर पापड़ बेल के $1 बिलियन लेते हैं बड़ी मुश्किल से IMF से। $900 मिलियन इस तरह चले जाएं तो आप इमेजिन कर सकते हैं। तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपने क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना है, आज आपको अपने फाइनेंशियल सेक्टर को बिल्ड करवाना है एज अ पाकिस्तान, एज अ पाकिस्तानी रेगुलेटर, एज अ पाकिस्तानी स्टेट। आपको अपने यूटिलिटी सिस्टम को करना है, ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट को करना है, इमरजेंसी रिस्पांस को करना है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट को करना है। कोविड के ज़माने में पूरी दुनिया में हेल्थ सेक्टर में ह्यूज किस्म के ब्रीचेस हुए, सबका डेटा लीक होता रहा, मशहूर ज़माना रहा। तो अगर आप ये चीज़ नहीं करेंगे तो आप इमेजिन करें कि यार आपका अब फॉर एग्जांपल आज जंग हो रही है, हॉस्पिटल का डेटा लीक हो जाता है कि जी इस कंट्री के अंदर 1700 लाशें आई हैं। आप तो वहीं विन कर गए ना, आपने कहा कि भाई ये 1700 लोगों को तो मैंने मार दिया है, तुम जो भी छुपाते रहो मैंने मार दिया, ठीक है ना। इसी तरह आप इमेजिन कर लें कि अगर इसराइल की तरफ से ये बयानिया क्रिएट किया जा रहा है कि हमें तो कोई भी मसला नहीं हुआ, तो उस ब्रीच में अगर ये चीज़ आ जाती है तो ये लोग खुदा न खास्ता और डेटा के साथ और प्रूफ के साथ। इसी तरह फिर थ्रेट इंटेलिजेंस को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, जो कि मुझे पता है, अंदाज़ा भी है कि हमारी इसीलिए स्ट्रॉन्ग है, तभी हमें कामयाबियाँ मिल रही हैं। और लोकल क्लाउड होना चाहिए। लोकल तो है ही है, देखिए वो तो करना ही पड़ेगा। हाँ, ये तो विदाउट एनी क्वेश्चन है कि आप अगर अपनी एफिशिएंसी को लिए, रिलायबिलिटी के लिए या कुछ लर्निंग कर्व को लेने के लिए क्लाउड्स को यूज करते हैं तो वो सही है, लेकिन लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर वो तो पूरा का पूरा होना चाहिए। आखिरी सवाल, हम नाम सुनते हैं जी रशियन हैकर्स, हम अक्सर कोई 2-3 ही वाले का नाम आता है, इंडियन, रशियन, नॉर्थ कोरियन, और वो फिल्मों में भी उन्हीं को दिखाते हैं, थोड़ा साउथ अफ्रीकन। मनी हाइस्ट में तो पाकिस्तानी को दिखाया था जो हैक कर रहा था। तो बट जितना मैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स को और IT और हाईटेक एनवायरनमेंट को स्कैन करता हूँ, तो एक मुल्क है जो एक बला के तौर पे सामने आता है। छोटा सा मुल्क है, 1 करोड़ लोगों का, लेकिन वो एक बला है। मतलब हाईटेक के अंदर इजराइल का कोई और सानी नहीं है। मतलब अमेरिका तो है, अमेरिका को हटा दें एक तरफ, अमेरिका को हटा के देखा जाए तो इजराइल इज लीप्स एंड बाउंड्स अहेड ऑफ एवरीवन एल्स। कौन बड़े प्लेयर्स हैं जिससे पाकिस्तान को सबसे ज्यादा खतरा है इस वक्त? अच्छा, बड़े प्लेयर्स नजर आने के लिए तो बहुत बड़े बड़े नामी गिरामी हैं जो कि दुनिया को शायद ये कहते हैं कि जी वी आर अवेलेबल फॉर होल पब्लिक। मतलब वी आर अवेलेबल फॉर होल पब्लिक क्योंकि बड़े बड़ी इजराइल बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं जो फोरेंसिक्स करती हैं, बड़ी बड़ी प्रोडक्ट्स हैं जो इन्वेस्टिगेशंस करती हैं, और साइबर सिक्योरिटी की आप टॉप 10 ऑर्गेनाइजेशंस निकालें ना तो 6 इजरायली हैं। वाओ। तो इसका मतलब है कि वो तो कह रही हैं कि मैं आपके लिए भी हूँ, मैं आपके लिए भी हूँ और मैं आपके लिए भी हूँ, लेकिन मैं प्राइमरीली किसके लिए हूँ वो इम्पोर्टेंट है। और जो मैंने एक बात की ना सर, जो एक इम्पॉर्टेंट है, नेशन स्टेट बैठे हुए हैं। APT 29 और 30 या 28 और 30 जो है वो चाइना की एक पूरी प्रॉक्सी टीम्स हैं, एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट कहलाता है ये। इसका मतलब है ये वो लोग हैं जो आपके साइबर वॉरियर्स हैं, ये वो लोग हैं जो नेशन स्टेट के तौर पे आपके लिए सुबह शाम काम कर रहे हैं। इसराइल का क्यों एडवांटेज है? देखें, इसराइल का ना यूनिट 3200 का नाम सुना होगा, बड़ा बहुत मशहूर ज़माना है।
यूनिट 3200 फरहान भी क्या करता है कि वो ग्रास रूट लेवल से बच्चों को उठाता है, हज़ारों लाखों की तादाद में उनको ट्रेन करता है, उनको समंदर में पहले फेंक देता है और कहता है कि तैरो। जब वो पैदा हो जाते हैं तो उसके बाद उनको स्टार्टअप बिल्ड करके देता है, उनको पैसे देता है, उनकी कंपनियां बनवाता है। 25 ऐसी कंपनीज हैं जो बनी ही इनके इस यूनिट 3200 से। फिर इनका एलुमनाई नेटवर्क है। यस, ये जो एलुमनाई नेटवर्क है ये इतना स्ट्रांग है कि आज दुनिया की कोई भी जो कहते हैं ना माफिया, मैं इस लफ्ज़ को बोलूं, ये टेक्नोलॉजी, साइबर, बिजनेस, हर चीज़ में इसीलिए माफिया हैं कि इन्होंने ग्रास रूट लेवल पे पूरा काम किया हुआ है। लेकिन अभी इसी तरह नेशन स्टेट में बात अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये भी एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपने सुना होगा एंटीवायरस। अब तो खैर पॉलीमॉर्फिक होने के बाद एंटीवायरस का नाम कम होते होते हैं ना, EDR और बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं। लेकिन वो भी ये क्या करते हैं, वो एंटीवायरस में वायरस भी खुद सुकून से बनाते हैं, बड़ा उनको भी बिजनेस चलना है। और इसके बाद उस एक टीम जो है ना उसी को रिजॉल्व करती है बहुत अरसे से, बहुत तरीके से बात जाके कहती है जी हमने ये सॉल्यूशन निकाला। जिसने वो उसका पैच निकाला वो उसका पूरी दुनिया में नाम हो जाता है। अचानक 50 कंपनीज का सुनते हैं कि जी वो माइग्रेट कर गए इस प्रोडक्ट से उस प्रोडक्ट पे। सही। क्राउड स्ट्राइक का अचानक 30% स्टॉक डाउन हो गया जब क्राउड स्ट्राइक का लास्ट ईयर इंसिडेंट हुआ। वो इसीलिए कि लोग मूव कर गए। तो क्या इसका मतलब है जिस जगह वो मूव किया गया वो क्राउड स्ट्राइक से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे? ऐसा नहीं है, उनकी रेपुटेशन हैम्पर हो गई तो इसीलिए। तो यहाँ इसराइल को एज यही है। अच्छा, इसराइल ने एज AI, सारी चीज़ें उनकी एज AI पे है। उन्होंने हर चीज़ अपनी होम ग्रोन इंडिजीनियस बनाई हुई है। उसकी वजह से सर ये जो वही है ना कि इनका एलुमनाई नेटवर्क, फिर दूसरी बात है कि इनका फोकस। ट्रस्ट जो सिस्टम पे है, लोगों पे है, जो वो अपने लोगों के लिए करते हैं और जो इनके लोग दुनिया के लिए करते हैं, वो एक मतलब क्लास है अपार्ट फ्रॉम माई ऑल रिलीजियस और ये तमाम हाई जो क्वालिटी differentiation है, परफॉर्मर्स हैं भाई। परफॉर्मर्स वाइज आज भी दुनिया की सारी डेवलपिंग कंट्रीज उनसे सीखती है, चाहे उसमें USA भी शामिल है। बिल्कुल ऐसा ही है, एब्सोल्युटली करेक्ट। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, इट वाज अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू। बहुत सारी बातें थी अनपैक करने के लिए, आई होप आप लोगों को भी समझ में आई हो। मुझे भी बहुत सारी बातें समझ में आ रही थी, कुछ नहीं समझ में आ रही थी, बट जिस पैशन और जिस खुलूस के साथ आपने समझाया है, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, इट वाज अ प्लेजर होस्टिंग यू। खुश रहिए, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। मैं पाकिस्तानियों के लिए सिर्फ एक लाइन आखिरी ये ज़रूर करूँगा क्योंकि साइबर टॉपिक है कि इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। एब्सोल्युटली, दैट्स द पॉलिसी फॉर लाइफ। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।